नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एक तरफ ईरान और अमेरिका के बीच शांति वार्ता पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव पर देश की सियासत गर्म है। दोनों ही राज्यों में बीजेपी सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता में आने की भरपूर कोशिश बीजेपी कर रही है। उसे लगता है कि इन दो राज्यों पर उसकी पकड़ बन जाए तो फिर समूचा भारत उसकी मुट्ठी में आ जाएगा, मगर ऐसा हो ही नहीं पा रहा है। पिछले 12 वर्षों से हमने यही देखा कि ऐसा नहीं हुआ और इस बार भी उम्मीद नहीं दिख रही। 12 वर्षों का नाम इसलिए किया, 12 साल का नाम इसलिए रख रहा हूं क्योंकि 12 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता पर काबिज हैं और उनको पूरा हिंदुस्तान का एक एक राज्य, वहां पर बीजेपी की सरकार बनाने की ललक उनके अंदर ज्यादा है, आप जानते हैं। और ऐसे में इन दो राज्यों, खासकर पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में उनको ये, और केरल में भी है वही हाल जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो चाहे केरल हो, लेकिन केरल में चूंकि चुनाव हो चुके हैं, इसलिए पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का जिक्र हम कर रहे हैं। ऐसे और भी कई राज्य हैं, लेकिन आज और इस वक्त बात सिर्फ उन राज्यों की मैं कर रहा हूं जिन राज्यों में चुनाव हैं। तो इस बार भी उम्मीद लेकिन नहीं दिख रही है कि दाल गले। अब नरेंद्र मोदी चाहे किसी मंदिर में जाकर साष्टांग प्रणाम करें, दंडवत हों, या सड़क पर खड़े होकर झाल मुढ़ी खाएं, तमिलनाडु और बंगाल की जनता की राजनीतिक समझ का दायरा इन राजनीतिक पैंतरों से कहीं ज्यादा है, कहीं बढ़कर है। बहरहाल, एक तरफ डीएमके और कांग्रेस गठबंधन ने तमिलनाडु में बीजेपी के लिए चुनौती खड़ी की है, तो उधर बंगाल में टीएमसी के सामने जोर आजमाइश के लिए बीजेपी, कांग्रेस, वामदल सभी हैं। तो देखना होगा कि कल इन राज्यों में, जो दोनों राज्य हैं, इन दोनों राज्यों से बीजेपी के लिए क्या संदेश निकल कर आता है। कल बंगाल की 152 सीटों पर वोटिंग है, तो तमिलनाडु की पूरे 234 सीटों पर मतदान होगा। सुबह 8:30 बजे से लगातार मतदान से रिलेटेड तमाम खबरें आप लाइव हमारे चैनल पर देखेंगे। इधर पश्चिम एशिया की जंग की तरफ जरा बढ़ें आगे, तो पश्चिम एशिया की जंग के हाल देखें तो अमेरिका ने ईरान के साथ सीज फायर की समय सीमा बढ़ा दी है, जिसके बाद अब इस बात की संभावनाएं बढ़ी हैं कि अब अगला कदम शांति वार्ता के लिए बैठने का ही होगा, इस्लामाबाद हो या और कोई बात हो। हालांकि हॉर्मुज पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अजीब बात यह है कि ईरान के परमाणु जखीरे को नष्ट करने के नाम पर शुरू किया गया अमेरिका का हमला अब हॉर्मुज पर सिमट गया है। न केवल ईरान और अमेरिका बल्कि सारी दुनिया का ध्यान अब इस बात पर है कि हॉर्मुज पर आखिर किसका हक कायम होगा। जी हां, हॉर्मुज और उसके इर्द गिर्द की बातें ही हो रही है, क्योंकि कायदे से तो इस पर ईरान का ही हक है, हॉर्मुज पर। और ट्रंप की तरफ से नाकेबंदी की घोषणा, यानी ब्लॉकेड की घोषणा के बाद ईरान ने भी हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल बढ़ा लिया है। लेकिन यही शांति समझौते की दिशा में आगे बढ़ने के एक प्रमुख रुकावटों में से एक है, और वो रुकावट हॉर्मुज पर नाकेबंदी रहा है। आज ही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर यानी आईआरजीसी की गन बोट्स ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहे जहाजों को रोकने की कोशिश की। आज 3 कार्गो जहाजों पर हमले हुए और आईआरजीसी ने 2 को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि इसमें कोई हताहत या बड़ा नुकसान नहीं बताया गया है, लेकिन यह कदम नए सिरे से युद्ध विराम यानी सीज फायर पर और दबाव डालेगा, और साथ ही ऐसा लगता है कि मौजूदा गतिरोध संघर्ष को फिर से भड़काने का खतरा पैदा कर सकता है। वैसे आज ही हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 देशों की बैठक बुलाने का फैसला किया है। ये बैठक आज लंदन में होगी। बैठक के दौरान अलग अलग देशों की सैन्य क्षमताओं, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और क्षेत्र में फोर्स तैनाती जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा। आपको बता दूं कि करीब 2 महीने से यह अहम समुद्री रास्ता लगभग बंद है, जिससे वैश्विक तेल और गैस सप्लाई पर असर पड़ रहा है। और यह मिशन तब लागू होगा जब यह अहम समुद्री रास्ता दोबारा खुल जाएगा। इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन बनाया जाएगा जो व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा करेगा। समुद्र में बिछी हुई बारूदी सुरंगों यानी माइन जो बिछाए गए हैं उनको हटाएगा और इस क्षेत्र में भरोसा बहाल करेगा। हालांकि यह सब तभी संभव होगा जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच एक स्थायी युद्ध विराम हो। फ्रांस और ब्रिटेन समेत कई देशों ने इस मिशन के लिए जहाज और माइन हटाने वाले ड्रोन भेजने का वादा किया है। यानी अब सबका जोर
होर्मुज खुलवाने पर है और शांति वार्ता का भविष्य भी इसी पर टिका है। और इधर इस बीच आज ही पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम, जी हां, पाकिस्तान में ईरान के राजदूत रजा अमीरी मोगदम ने क्षेत्रीय स्थिति, क्षेत्रीय हालात और शांति के प्रयासों पर चर्चा करने के लिए वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। इसका वीडियो पाकिस्तान के पीएमओ ने ही डाला है सोशल मीडिया पर। वीडियो आप देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर वीडियो डाला और बताया गया है कि क्या कुछ चल रहा है और कैसे हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो यहाँ एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ शांति वार्ता के लिए पाकिस्तान में मंच तैयार है और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप सीज फायर की घोषणा करने के बाद कहते हैं कि ये मुझसे रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने और साथ में शहबाज शरीफ ने, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कि सीज फायर को बढ़ाइए ताकि राजनयिक बातचीत जो करने की कोशिश की जा रही है वो हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये सारी बातें, और दूसरी तरफ इन सब के बीच हॉर्मुज पर किसका कंट्रोल, इसको लेकर ब्लॉकेड और ख़ासकर अमेरिका के ब्लॉकेड को लेकर परेशानी में है ईरान, क्योंकि ईरान बार बार कह रहा है कि आप यहाँ से नाकेबंदी ख़त्म कीजिए, हटाइए, और अगर नाकेबंदी करेंगे तो फिर ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह माना जाएगा। और एक्ट ऑफ वॉर में यानी जब आप जंग के मैदान में हैं तो शांति की बात आप नहीं कर सकते। आप या तो शांति की बात कीजिए या जंग की बात कीजिए। इन सब के बीच जंग की जब बात है तो कल ही ईरान ने अपने यहाँ खासकर तेहरान में अपने तमाम जंगी मिसाइलों को सबूत के तौर पर और लोगों में जोश भरने के लिए वहाँ लेकर और बिल्कुल स्क्वायर पे, एनगलाब स्क्वायर जो उनका है, वहाँ पर उसका प्रदर्शन किया गया। और उसके साथ साथ वहाँ पर उनके जो वहाँ की आवाम है, वहाँ की जनता है, उसमें जोश भरने की कोशिश हुई। तो एक तरफ ईरान है जो कहता है कि आइए, अगर चाहते हैं आप तो दो दो हाथ कर लेते हैं, या शांति चाहते हैं तो सबसे पहले आप ब्लॉकेड जो है वो ख़त्म कीजिए, उससे आगे बढ़ेंगे। और दूसरी तरफ हिंदुस्तान आइए तो हिंदुस्तान में दूसरी जंग है, एक झाल मुढ़ी खाने का जंग है। और उस झाल मुढ़ी खाने वाले जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना आगे हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ममता बनर्जी भी लगी हुई हैं। और उधर तमिलनाडु में एमके स्टालिन लगे हुए हैं। तो इन सब की किस्मत, और ख़ासकर एमके स्टालिन और तमिलनाडु के और भी दूसरे दलों की किस्मत जो है वो पूरी 234 सीटों पर कल वहाँ कैद हो जाएगी पिटारे में, यानी ईवीएम में, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में। और 152 सीटों पर इधर पश्चिम बंगाल में चुनाव है। 152 सीटों का क्या सूरत हाल होगा वो, और उधर तमिलनाडु में क्या रहेगा। और इसके बाद फिर फाइनल वोटिंग जो है वो पश्चिम बंगाल की बाकी बची हुई सीटों की वो होना है 29 तारीख को, और 4 को रिजल्ट आना है। तमाम गतिविधियां आप डीबी लाइव के जरिए देखते रहेंगे। लेकिन आज इस चर्चा को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, आगे बढ़ते हैं। और हमारे साथ जरा स्क्रीन पर ले आइए तमाम साथियों को। तो यहाँ लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले ज़रा ये दिखाने की हम कोशिश करते हैं कि ज़रा हमारे साथ देखिए, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रशांत जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रफुल्ल कोलख्यान जी हैं, नाम ठीक कर लीजिए प्रफुल्ल कोलख्यान जी का, और हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ बने हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी स्वागत करता हूं। ईरान से भी हमारे साथी जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत, और इधर भी। और अभी जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर सीधे सीधे ईरान की तस्वीरें हैं, इस पर भी चलेंगे। पहले ज़रा ओपनिंग करते हैं और ईरान से शुरुआत करते हैं। चलेंगे हम उधर भी, पश्चिम बंगाल भी चलेंगे, और पश्चिम बंगाल से हमारे साथी प्रफुल्ल जी जुड़े हुए हैं, पश्चिम बंगाल का सूरत हाल बताएंगे बेहतर तरीके से। लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे समझना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप को आखिर हो क्या गया है? डोनाल्ड ट्रंप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं क्या? इसलिए जॉन आबेदी साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आबेदी साहब आपका स्वागत है, इस्तकबाल है इस कार्यक्रम में। और स्वामी जी के पास आता हूं एक छोटे से कमेंट के लिए, फिर आबेदी साहब आपके पास। स्वामी जी, सवाल यही है कि क्या यहाँ डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप साहब बीमार उमार हैं क्या? ये खबर आपके पास है? मैं जितना पढ़ रहा हूं मेरे पास तो अलग अलग खबरें आ रही हैं, और ये सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वो दोनों एक हाथ में शांति और दूसरे हाथ में बंदूक लेके घूम रहे हैं। कैसे शांति करेंगे, कैसे बातचीत करेंगे ईरान से? देखिए राजीव जी, असल में जो डोनाल्ड ट्रंप जिस बीमारी से इस समय पीड़ित हैं, वो बीमारी मेरे ख्याल से बड़ी रेयर बीमारी है। जैसे आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है बड़ा रेयर होता है, वैसे ये बीमारी भी बड़ी रेयर है। आप कह रहे हैं कि वो शांति के लिए और युद्ध की बात कर रहे हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ना वो युद्ध की बात कर रहे हैं ना वो शांति की बात कर रहे हैं। वो इतना ज्यादा इधर उधर झूल रहे हैं। अब आप बताइए, आपने पाकिस्तान के कहने पे आपने जो ये युद्ध विराम था उसको आगे बढ़ा दिया। ईरान ने बिल्कुल ये स्पष्ट बता दिया कि हम झुकने को तैयार नहीं है, जब तक आप नाकाबंदी को खत्म नहीं करेंगे तब तक हम वार्ता नहीं करेंगे। तो ईरान ने तो अपने जो स्टैंड था उस स्टैंड पे कायम रहा, उस पे वो लगा रहा, और अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पे युद्ध विराम को आगे बढ़ा दिया। अच्छा, उसके बाद आप वो अपनी नाकाबंदी भी कर रहे हैं। फिर उसके बाद इजराइल अपने दूसरे देश के झंडे लगा के अपने जहाज निकालने की कोशिश कर रहा है, ईरान उनको भी पकड़ रहा है। तो मतलब यह है कि ईरान तो बिल्कुल संयमित रूप से और बिल्कुल एक प्लान्ड वे में जो शुरू से कह रहा है अभी तक उसी प्रकार से कहता चला आ रहा है। अच्छा, सारे देश ये कह रहे हैं कि अब ये चाहे जो अमेरिका के पुराने मित्र देश थे वो भी अमेरिका पे दबाव डाल रहे हैं। यहां तक खबरें हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो चरम उत्कर्ष की स्थिति पे पहुंच गए थे, जहां विश्व को बर्बाद करने के कगार पे पहुंच गए थे। उनके सैन्य अधिकारियों को उनको रोकने के लिए फिजिकली प्रयास करना पड़ा। तो देखिए, मैं तो ये समझ रहा हूं कि जो उनकी बीमारी है बड़ी रेयर है, बड़ी खतरनाक है, और ये विश्व कल्याण के बड़ी खतरनाक है। तो मैं तो अमेरिका के जो उनके सैन्य अधिकारी हैं, उनके सेनेटर्स हैं और उनके जो कांग्रेस के लोग हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि अमेरिका खुशहाल हो, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अगर हो और मेक वर्ल्ड ग्रेट अगेन अगर हो, पूरा विश्व शांति से हो, तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो इस समय बीमारी से पीड़ित हैं उन्हें सत्याच्युत कर दिया जाए और किसी दूसरे सेंसिटिव आदमी को जो विश्व कल्याण के लिए काम करे, एक समझौते की तरफ काम करे, ईरान को भी अपने एग्जिस्टेंस को आगे बढ़ाने दिया जाए, सारे विश्व के अपने अपने देश अपने हिसाब से अपनी सरकार चलाएं, शांति स्थापित हो। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो बीमारी है बड़ी लाइलाज बीमारी है। अब मैं असल में चिकित्सक तो हूं नहीं, मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं, लेकिन बीमारी खतरनाक है ये मैं समझ सकता हूं। जी जी जी, बीमारी खतरनाक है, लेकिन बीमारी क्या है चलिए उस पर बात करेंगे। आता हूं जॉन आबेदी साहब के पास, जरा इनसे समझता हूं। कुछ तस्वीरें हम लोग देख रहे हैं कल से, जो तस्वीरें तेहरान की हैं शायद, जिसमें वहां बहुत अलग अलग तरह की मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें दिखाई दे रही हैं। ये क्या है, क्या कुछ हुआ है, ज़रा ये बताइए आबेदी साहब। और दूसरी बात यहाँ पे ये जो देख रहा हूँ, खुर्रम शहर, बैलिस्टिक मिसाइलें और भी ये सब, और ये एक अलग हुजूम दिखाई दे रहा है, और इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर की घोषणा के बाद से क्या कुछ ईरान की गतिविधियां हैं, ज़रा ये भी बताइए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे दावत दी, और साथ ही मैं आपकी खिदमत में और जो हमारे बुजुर्ग हजरात यहाँ पे मौजूद हैं उनकी खिदमत में सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ, और आपके माध्यम से अपने देशवासियों की खिदमत में सलाम और आदाब अर्ज़ करता हूँ। जी देखें, ऐसा है कि ट्रंप जो है वो अपनी तरफ से कभी सीज़ फायर का ऐलान करते हैं, कभी उनका आ जाता है बयान कि हम जो है वो ईरान के सिविलाइजेशन को बर्बाद कर देंगे, बॉम्बार्डमेंट कर देंगे। और ये तो दरअकत अगर देखा जाए यहाँ पर रंजन जी, तो खुद ट्रंप कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पूरा अमेरिका जो है वो इस वक्त कंफ्यूज है कि क्या करें, क्योंकि अमेरिका को इस बात की आदत नहीं है। अभी तक देखें, अगर अमेरिका की हिस्ट्री में देखा जाए, अगर वो किसी भी कंट्री को के ऊपर अपना कब्जा चाहता है और अपनी बात उससे मनवाना चाहता है, तो उसका तरीका ये रहा है कि वो आता है और उसके ऊपर सैंक्शंस लगाता है, फिर कहता है कि हम बातचीत करेंगे और मैं बातचीत में भी हमारी बात मानो। अगर वो नहीं मानता है तो और ज़्यादा इम्पोज करता है सैंक्शंस, फिर उसके बाद फिर दोबारा जब बैठते हैं तो सामने वाला सरेंडर कर जाता है। ये उसका तरीका रहा है और ये सही होता है उसके यहाँ। उसको आदत ही नहीं है कि सामने वाला जो है वो उसको टक्कर दे। तो अभी अमेरिका कंफ्यूज है क्योंकि उसको उसके लिए इस बात के लिए कोई प्लान नहीं है। तो अब वो कभी सीज फायर, कभी धमकी, कभी जो है वो हम ये कर देंगे, कभी हम वो कर देंगे। और दूसरी तरफ जो है वो अभी पहली मर्तबा अमेरिका के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है
कि जहां पर पावर है, आपके पास पावर है और सामने वाले के पास पावर है, लेकिन दोनों के पावर का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। ईरान के पास जो पावर है वो पावर प्लस डिग्निटी है। अमेरिका के पास, स्पेशली ट्रम्प के पास अगर कहा जाए, जो पावर है, पावर प्लस इन्फेमी और डिग्रेस। ठीक है, ये दोनों चीज, ये अब इधर पावर है मगर शराफत है, मगर एक संयम बरतते हैं, बातचीत का अंदाज मुख्तलिफ है, प्लानिंग के साथ चल रहे हैं। भाई आप, हम कोई इस गलत लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करेंगे, वल्गैरिटी से हम दूर हैं, इस तरह की बात नहीं करेंगे। उस तरफ से जो है वो एक तरह की बौखलाहट है, गाली बकना, गलत लैंग्वेजेस इस्तेमाल करना, ये सारी चीजें हैं। तो अभी दो ताकतों का जो टकराव है, ताकतों का कॉम्बिनेशन अलग अलग है, इसको बात को समझना पड़ेगा। अब रही बात ये कि ट्रम्प क्या चाहते हैं, मरीज हैं, कोई बीमारी है, बिल्कुल बीमारी है। बीमारी इस बात की है कि हमारे पास ताकत है, हम एक ऐसे छुट्टा सांड है, जिसे हम अपनी देसी जबान में कहें, जिसको चाहेंगे सींग मार देंगे। ठीक है, हम एक ऐसे जानवर है जिसको चाहेंगे हम काट लेंगे। तो सामने जो है उसको कंट्रोल करने वाली एक ताकत आ गई है कि तुम्हारी सींग हम तोड़ देंगे, तुम काटने आओगे तुम्हें हम पिटाई करके भगा देंगे। ठीक है, तो अब वहां पर जो कंफ्यूजन नजर आ रहा है वो कंफ्यूजन ये है कि क्या करें आगे। ब्लॉकेड की जहां तक बात है, ब्लॉकेड एक ब्लफ है। ठीक है, अभी तक 34 जहाज ईरान के जा चुके हैं वहां से, तेल लेके अपना और अपनी सामग्री जो दूसरे ममालिक में भेजनी है। जब से इन्होंने ब्लॉकेड लगाया है तब से 34 जहाज वहां से निकल चुके हैं। इन्होंने एक जहाज ईरान का पकड़ा है और एक जहाज और पकड़ा है जिस पर ईरान, मलेशिया और दूसरे ममालिक के उस पे लोग मौजूद थे। ये दिखाने की कोशिश है कि हम रोक रहे हैं, हमने ईरान के ऊपर दबाव डाल दिया है, अब ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन देखिए, ईरान पहले दिन से कहता हुआ नजर आ, जब तक ब्लॉकेड नहीं हटेंगे, जब तक आप तमीज से, शराफत के साथ, अच्छे बच्चों की तरह आके बात नहीं करेंगे, तब तक हम आपसे किसी भी किस्म का कोई नेगोशिएशंस नहीं कर सकते हैं। एक बात आपने बात की कि ये जो खुर्रम मिसाइल है और सब दिखाई जा रही है वहां पर, असल में कल रात में, चूंकि कल आखिरी वो था, सीज फायर की तारीख थी और कुछ घंटे बचे हुए थी, जो आप दिखा रहे हैं अभी, आखिरी कुछ घंटे बचे थे, रात में 3 बजे ईरानी टाइम से वो सीज फायर की जो मियाद थी वो खत्म हो जाने वाली थी। पब्लिक की डिमांड यहाँ पर ये थी, असल में ईरान में जो पब्लिक है, हुकूमत है, डेमोक्रेसी है, ये सारी चीजें एक जगह के एक साथ हैं, यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है। आवाज आ रही मेरी? जी जी, आ रही जी, आ रही आवाज आ रही है आपकी। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ पर अवाम अपने रहबर के साथ है, सुप्रीम लीडर के साथ है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के साथ है। जो बयान इनका आता है वो एक ही तरीके से आता है और एक ही सोर्स से आता है। अगर आप इस्लामाबाद वाली जो टॉक्स है उसमें देखें, ईरान का जो डेलीगेशन गया था उसमें जो लोग साथ में गए थे, 4 लोगों में, आप देखें वो सब के सब उनको पूरा अख्तियार था कि वो जिस तरीके से चाहे बात करें। एक मरतबा भी उन्हें तेहरान फोन करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर उधर देखें तो जेडी वेंस को कम से कम 12 मरतबा फोन करने की जरूरत पड़ी है ट्रंप को, जहां पर बहुत ही मतलब आखिर तक नतीजा मिलने तक जो है वो पहुंच चुके थे। लेकिन आखिर में ईरान हुआ कि नहीं, ईरान हमारी बात नहीं मान रहा है, इसलिए हम ये टॉक्स हमारी जो है वो कामयाब नहीं हो सकी। तो कहने का मतलब ये है कि उनके यहाँ अभी से कंफ्यूजन बरकरार है, और जब तक ये कंफ्यूजन बरकरार रहेगा तब तक कोई भी टॉक्स, कोई भी बात और कोई भी नतीजा और हल निकलने वाला नहीं है। रंजन जी, अभी आपने बात किया कि रात में ये जो लोग आए बाहर, ये अपना मूड बताने के लिए आए हैं और ये बताने के लिए आए हैं कि हम मैदान में, चाहे वो, अच्छा, ईरान की तरफ से ये ऐलान हुआ था कि जंग रुकी नहीं है, सीज फायर नहीं है, बल्कि ये जंग शिफ्ट हुई है मैदान जंग से, हथियार की जंग से बातचीत की जंग की तरफ। इनका नैरेटिव ये है, यहाँ पे ये नैरेटिव बनाया गया और इस बात के ऊपर लोग साथ में हैं कि भाई हम जंग कर रहे हैं, हमारे लिए जंग रुकी नहीं है। अब पब्लिक जो है उसने ये मांग की, ये लाके इन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिखाया, पब्लिक ने मांग की है कम से कम हमको दिखाएं, हमारे अंदर और जोश और जज्बा बढ़े। तो इस्फहान में, तेहरान में ये खुर्रम, ये असली जो मिसाइल्स हैं एक लॉन्चर के ऊपर जिन्होंने तैयार किया, लाके दिखाया और अपनी ताकत का मुजाहरा किया। अभी ये ट्रंप को और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को, अमेरिका को भी ये पैगाम दे दिया कि आज रात हमारे लिए, कल रात में 11-12 बजे तक ये खत्म हो जाते हैं ये जो प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन कल ये रात भर चले हैं।
और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे किसी भी जो तुम्हारी तरफ से एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो हमला हो, चाहे वो सीज फायर हो, चाहे वो तुम बातचीत के लिए बात करो, हम हर तरीके से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। जी, हर तरह से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं ये, और रात को लेट नाइट तक ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठा रहे। जरा एक कमेंट लेना चाहता हूँ जल्दी से। प्रशांत जी, आपके पास आना चाहता हूँ। प्रशांत जी, कैसे देखते हैं आप अमेरिका के इस रुख को, डोनाल्ड ट्रंप के रुख को? सीज फायर की घोषणा करते हैं, घोषणा करने के बाद कहते हैं कि मुझे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और वहाँ के फील्ड मार्शल ने कहा, इसलिए मैंने ऐसा कर रहा हूँ, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, आग्रह किया है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इस सीज फायर की कोई अवधि नहीं है, कोई ये नहीं है कि यहाँ 2 सप्ताह के लिए, 1 सप्ताह के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। तो इसको क्या परमानेंटली सीज फायर माना जाए? एक बात। दूसरी बात, सीज फायर के बीच में ही फायर क्यों कर रहे हो भाई? आपने कल भी, परसों ईरानी जहाज़ को पकड़ लिया जो चीन से आ रहा था। आज उसके बाद ईरान कह रहा है कि आप ब्लॉकेट करके वहाँ पे बैठे हुए हो और उसके बाद आप चाहोगे कि शांति वार्ता करें, तो ये कैसे होगा? ईरान का रुख यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि हम इस्लामाबाद तभी जाएंगे जब आप यहाँ से बाहर हटेंगे। और ऐसे में सीज फायर, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप की बात और डोनाल्ड ट्रंप के बयान, और इन सब के बीच ये भी है, डोनाल्ड ट्रंप एक बात और भी कह रहे हैं कि बहुत बुरा हाल है ईरान का, उनके पास पैसे की अपार कमी हो गई, बहुत कमी हो गई है। 5 करोड़ डॉलर, 50 करोड़ डॉलर रोज़ाना घाटा है, और वहाँ के ऑफिसर्स को, वहाँ के सैनिकों को, वहाँ के पुलिस को रुपए नहीं मिल रहे हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, और बिल्कुल इमरजेंसी हेल्प वो लोग मांग रहे हैं। और ईरान में सब लोग बिल्कुल अलग अलग हो गए हैं। कैसे देखा जाए? इतनी सारी बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। जी, डोनाल्ड ट्रंप के ट्रूथ सोशल को अगर हम फॉलो करेंगे राजीव जी, तो हमारा भी स्थिति जो है डोनाल्ड ट्रंप जैसी हो जाएगी। और तमाम सारे जो मर्चेंट नेवी के लोग हैं, आप ही के प्रोग्राम पे मैंने सलाह दी थी कि ईरानियन अथॉरिटी से बात करके हरमुज को क्रॉस करें, ट्रंप का सोशल मीडिया देखकर फैसला ना करें, वो घातक होता है। कल हम लोगों ने, जब ये हुआ नहीं था, तो राजीव जी न्यूज़ पॉइंट में बात आई थी और हम लोगों ने कहा था कि ये जो सीज फायर है वो 21 तारीख को खत्म हो रहा है और वो एक्सटेंड होगा भारत के समय के अनुसार। 22 तारीख की सुबह होगा। वो हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्च वाली स्थिति में वापस जाना नहीं चाहते हैं, युद्ध दोबारा शुरू करना नहीं चाहते हैं। छोटी मोटी झड़पें होती रहेंगी, कोई शिप कब्जा कर लिया। अब ईरान ने भी 2 शिप कब्जा किए हुए हैं। ईरान का वहाँ पे मस्कीटो फ्रिगेट है, मस्कीटो फ्लीट है, जो कि छोटी नाव है और मोटर और बहुत स्पीड से चलने वाली नाव है। उन नावों से वो कंट्रोल कर रहे हैं हॉर्मोज को। देखिए, ट्रंप 2-3 ग्रेविटीज के बीच में फंसे हुए हैं। एक उनका सबसे बड़ा जो मुश्किल वो है पार्टनर, वो है इजराइल। वो उनको आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरी ग्रेविटी है जो साहब हवाई जहाज एयरपोर्ट पे वेट कर रहे हैं कि कब हवाई जहाज उड़े और हम पहुंचे इस्लामाबाद, जेडी वेंस। और तीसरा उनकी जो मजबूरी, जो आपने अभी बीमारी का जिक्र किया, परेशानी कहाँ है? अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और ये छोटा मोटा मिड टर्म इलेक्शन नहीं है। ये वहाँ का जो लोअर हाउस है, लोकसभा, अमेरिका की जो लोकसभा है, उसकी सभी 435 सीटों पे चुनाव हो रहा है, सभी। और सीनेट की 35 सीटों पे चुनाव हो रहा है। आमतौर पे हर दूसरे साल सीनेट की, जो 100 मेंबर की सीनेट है, उसकी 33 सीटों पर चुनाव होता है। इस बार 35 में इसलिए हो रहा है क्योंकि जेडी वेंस और रूबियो ये दोनों सरकार में आ गए, उन्होंने सीटें दी है। अब स्थिति क्या है वहाँ की? अभी मैं देख रहा था, एक भी सर्वे वहाँ का, और अमेरिका के सर्वे भारत के सर्वे की तरह नहीं होते, एक भी सर्वे वहाँ पे
रिपब्लिकन पार्टी को इसमें बढ़त नहीं दिखा रहा है, यानी ट्रम्प की पार्टी को। सभी सर्वे, और वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ भी सर्वे करती हैं राजीव जी, और सभी यूनिवर्सिटीज़ के सर्वे में जो बढ़त दिखाई जा रही है वो डेमोक्रेट पार्टी की दिखाई जा रही है। और वैसे अमेरिका में आमतौर पे होता है कि जिसका प्रेसिडेंट नहीं होता है उसको संसद में वहाँ अमेरिका की जनता बढ़त देती है। ये वहाँ की डेमोक्रेसी खूबसूरती है। जी अब देखिए, जब आपकी सीटें कम आएंगी, सीनेट में 5 की मेजॉरिटी है, सीनेट में इनकी मेजॉरिटी राजीव जी 3 की है, 50 पे मेजॉरिटी होती है, 53 है इनके पास। उसके बाद लोअर हाउस में इनकी मेजॉरिटी सिर्फ 5 की है, 217 रिपब्लिकन के, 213 जो है डेमोक्रेट्स हैं। ये चुनाव अगर हार गए तो इनका कुछ भी पास नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये है कि वहाँ पे ये प्रोसेस चल चुका है। आप ओबामा को देखिए और लोगों को देखिए, वो प्रचार में लग गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान से लड़ रहे हैं। तो दिक्कत जो ट्रंप साहब की है वो ये है कि वो जेडी वेंस की माने, कि चुनाव देखें, कि नेतन्याहू की माने, और इन सब का नतीजा क्या निकलता है कि वो ट्रूथ सोशल में, अभी ये न्यूज़ पॉइंट खत्म होने से पहले वो सो के जाग जाएंगे और एक नई पोस्ट उनकी आ जाएगी। वो ट्रूथ सोशल के जरिए अपना एक कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन इसमें अमेरिका अब जो है वो बहुत साफ है इस सीज फायर से कि अमेरिका अब मार्च वाली स्थिति में पहुंचने के स्थिति में नहीं है। इलेक्शन चल रहे हैं और वो हार का डर भी है। तो एक तो ये, दूसरा कि इम्पैक्ट उसका अब दिखने लगा है। सिर्फ एक फिगर दूंगा, उसके बाद हम लोग बाकी मित्रों की बात सुनेंगे। लुफ्थांसा ने 20,000 फ्लाइट कैंसिल की हैं राजीव जी। 20,000 फ्लाइट्स अक्टूबर तक का। क्यों? क्योंकि उसके पास जेट फ्यूल की कमी हो गई। ये पूरी दुनिया की स्थिति ये है। हमारे यहाँ तो गैस की लाइनें लगी हुई एलपीजी की। तो ये स्थिति है तो पूरी दुनिया की इकॉनमी एक तरफ, नेतन्याहू की जिद एक तरफ, अमेरिका के इलेक्शन दूसरी तरफ, और फिर वो निकलता है सारा का सारा ट्रूथ सोशल पे। जो कंफ्यूजन है वो यहाँ से आता है। जी आबेदी साहब के पास आना चाहता हूँ। जॉन आबेदी जी, जरा ये बताइए कि यहाँ से ईरान का मूड क्या दिखाई देता है? ईरान क्या जंग चाहता है या ईरान पीस चाहता है? और इसमें अमेरिका के रुख को ईरान किस ढंग से अब देख रहा है? क्योंकि अब अमेरिका ने घोषणा कर दी सीज फायर की। ईरान में क्या तैयारियां चल रही हैं? सीज फायर के साथ आगे बढ़ने की, शांति के लिए आगे बढ़ने की, या जंग की तैयारियां, क्या कुछ चल रहा है? जी देखें, हर परिस्थितियों के लिए ईरान में अगर आप देखें और यहाँ वालों की बातों को अगर हम एनालिस्ट यहाँ पे हैं और उनकी एनालिसिस को हम देखें अगर, तो जो नतीजा निकलता है, देखिए ईरान हर किस्म की परिस्थिति के लिए तैयार है। जैसे भी सिचुएशंस होती है ईरान उसके लिए आमादा है। लेकिन सबसे ऊपर जो चीज़ है वो अमन व अमान और सुकून और चैन है। कौन नहीं चाहता है? कौन सा मुल्क चाहता है या कौन लोग ये चाहते हैं कि हमेशा हम जंग करते रहें और हमेशा से जो है हमेशा हमारी मुल्क की आवाम जो है वो अफरा तफरी का शिकार रहे? जाहिर सी बात है, ये अकली सी बात नहीं है, अक्ल में आने वाली बात नहीं है, रैशनल नहीं है कि हर वक्त जंग किया जाए, ठीक है। लेकिन अपने हुकूक के लिए, अपने हक के लिए कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान सख्ती करता है, अपने शराइत के ऊपर अमल करवाता है, और ख़ासतौर पर वहाँ पर कि जहाँ सामने वाला धोखेबाज है, जहाँ पर सामने वाले की बात का कोई भरोसा नहीं है। तो अक्ल यहाँ पर यह कहती है कि ऐसा सबक सिखाया जाए, इस तरीके से उसके साथ पेश आया जाए कि आइंदा के लिए गारंटी मिल जाए और आइंदा के लिए फिर वो अपनी धोखेबाजी से पीछे हट जाए, ठीक है। तो ईरान की अप्रोच अभी यहाँ पर यह है कि जब तक हमारी शराइत पूरी नहीं होंगी, जब तक हमारी कंडीशंस आप नहीं मानेंगे, हम आपके साथ बात करने के लिए आएंगे ही नहीं। आपकी हमने 2 मरतबा 3 मरतबा हमने देखा है कि 2 मरतबा तो आपने धोखा दिया, हमला कर दिया। तीसरी मरतबा हम आपके साथ आए बात करने के लिए, तो आप एक तरफ हम तमीज से बात कर रहे हैं, हम अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, हम तहजीब के साथ बात कर रहे हैं। आप आ रहे हैं, आप हमारे ऊपर क्या कर रहे हैं कि गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हमारी ये बात माननी पड़ेगी, तुमको अपनी यूरेनियम हमको 4 किलो जो तुम्हारी
400 किलो तुम्हारी जो यूरेनियम है तुमको हमको देनी पड़ेगी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल हमको देना पड़ेगा, ये कहने का नहीं, ये नहीं चलेगा। अब जो है मिलिट्री ऑर्डर वो चेंज हो रहा है, वो जो पावर का जो ऑर्डर है वो चेंज हो रहा है सर। वो क्या है, वो ये है कि अभी तक हमने तुम्हारे साथ जो है बात की, गुफ्तगू की, मिडिल ईस्ट में जितने भी ममालिक हैं, खड़े देश हैं, उनके साथ, उनके सामने हमने बात करते रहे हम। लेकिन आप देखें कि 40 सालों में या 45 सालों में देखा जाए तो जितने भी खाड़ी देश हैं, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे यूएई हो, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो कुवैत हो, चाहे वो कतर हो, XYZ कोई भी हो, सब कितने आराम से थे, उनकी इकोनॉमी अच्छी हो रही थी, वो सब पीस में थे। एक ईरान ऐसा था जहाँ पे 90 मिलियन की जनता, जहाँ के लोग पढ़े लिखे, जहाँ के लोग शरीफ, जिनकी एक सभ्यता है, जिनका तरीका जो है वो मोरालिटी के ऊपर बेस्ड है, वो लोग क्या है, दवाओं के लिए तरस रहे हैं, वो लोग छोटे छोटे पार्ट्स के लिए तरस रहे हैं, और सिर्फ वो तमाम चीजें कि जो झूठे एलिगेशंस हैं उसकी सजा उनको मिल रही है सैंक्शन के तौर पे। और पूरी दुनिया, अमेरिका कह देता है कि इनके ऊपर सैंक्शंस, इनसे तेल नहीं लेना है, इनसे सामान नहीं खरीदना है, इनके साथ ट्रेड नहीं करना है, और पूरी दुनिया क्या इंक्लूडिंग यूरोप हो, एशिया के ममालिक हो, हमारा देश खुद अपना हो, हिंदुस्तान या अरब ममालिक हो, सब उसके साथ जो है वो एकदम से ट्रेड बंद कर देते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं यहाँ पर, साउथ कोरिया की मिसाल मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। $7 बिलियन का कर्जदार है ईरान का साउथ कोरिया। ईरान ने कहा कि भाई हमारा पैसा दे दीजिए, कहा कि डॉलर में चेंज करने के लिए हम $1 बिलियन आपका लेंगे, कट कर देंगे। कहा ठीक है। तब फिर भी नहीं देंगे। कहा अच्छा हमको दवाइयां दे दीजिए, आप ये दवाइयां दे दीजिए। कहा नहीं, दवाइयां भी नहीं देंगे, और उसको उन्होंने पकड़ के रखे रहा, अभी तक नहीं दिया था। अब वो प्रोसेस शुरू हुआ है। अब जब स्टेट ऑफ हॉर्मुज इन्होंने रोका, तो अब साउथ कोरिया कह रहा है कि भाई ऐसा है कि आप अपना पैसा ले लीजिए, हम जो तेल आपसे खरीदेंगे उसका हम आपको कैश पेमेंट करेंगे, आप जिसमें कहेंगे, आप लोकल करेंसी में कहेंगे, आप युआन में कहेंगे, हम आपको ये देना, ये जो है वो। यानी अभी तक जब बातचीत चल रही थी, जब शराफत से बात हो रही थी, तब ये सब अमेरिका के सैंक्शंस को मान रहे थे। अभी जब 40 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर जब पावर का इस्तेमाल किया, तो ये सारे देश जो है वो लाइन पे आ गए। आप देखिए हमारे देश ने 7 साल तक अमेरिका के कहने के ऊपर ट्रेड नहीं किया। अगर हमारा देश जो है वो, अब हुकूमत किसी भी मुझे उससे लेना देना नहीं है, अगर हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी ऐसी होती कि जो हमारे देश के लिए होती, हमारे देश के हित में होती, हमारे मुल्क में हमारी आवाम की राहत के लिए होती, तो अब तक हमारे देश में जो क्राइसिस तेल की और गैस की हो रही है, ये नहीं होती। क्यों नहीं होती? ईरान ने जो है वो गैस पाइपलाइन जो थी, पीस गैस पाइपलाइन, उसका जो है वो ऑफर किया था, उसको हमने अमेरिका कहने के ऊपर रोक दिया। हमने तेल नहीं खरीदा, जबकि सबसे सस्ता तेल हमको मिलता था, इंश्योरेंस के साथ मिलता था, आने जाने का जो किराया होता था, शिपमेंट का जो किराया होता था, वो ईरान बियर करता था। इन तमाम सहूलियात को हमने छोड़ दिया और जाके हमने अमेरिका की बात की और वहां से तेल खरीदा। इवन क्या कहते हैं, 60-65 दिन में वहां से तेल आता है, इंडिया पहुंचता है, यहाँ से 4-5 दिन में तेल पहुंच जाता है। हमने अपने देश हित को निगाह में नहीं रखा। दूसरी तरफ से ईरान ने क्या कहा, भाई ईरान ने कहा कि अब ऐसा है कि हक होगा और जस्टिस होगा, हमारा हक मिलना चाहिए, हमें भी तेल बेचने का हक है, हमें भी ट्रेड करने का हक है। जब सब लोग तेल बेच रहे हैं, अपनी गैस बेच रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो अब ईरान को भी आराम से रहने का हक है। और अगर अब ईरान आराम से नहीं रहेगा, तो हम ये तमाम लोग जो अमेरिका की कहने की वजह से हमारे ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं, ये भी आराम से नहीं रहेंगे। इवन यूरोप और एशिया में वो ममालिक जो अमेरिका के कहने की वजह से हमसे ट्रेड, उन्होंने जो है तजारती ताल्लुकात तोड़ लिए, अब वो भी आराम से नहीं रहेंगे। तो ये सीधी सी बात है। अब अगर, क्योंकि दुनिया जो है वो पावर की जबान समझ रही है, दुनिया शराफत की जबान समझ ही नहीं रही है, तो अब इस बात को, ये जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, अब यहाँ पर ईरान का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि हम बातचीत चाहते हैं, आइए बात कीजिए, बात का तरीका है, बात के उसूल है, उस उसूल के तहत बात कीजिए, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एक बात। दूसरी बात ये कि हक और जस्टिस हर जगह के ऊपर लागू होगा, किसी एक जगह के लिए ये चीज मखसूस नहीं है। अगर सब आराम से रहेंगे तो हमको भी आराम से रहना है और हम भी आराम से रहेंगे, और अगर हमको आराम से नहीं रहने दिया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये हक फिर हम किसी को लेने नहीं देंगे, जहां तक हमारी पहुंच है और हमारी ताकत है। तो इस बात को मनवाने के लिए सारी बात होगी, सारी गुफ्तगू होगी कि भाई हमको भी आराम से रहने दीजिए, हमारी 90 मिलियन जो जनता है उसको भी आराम से रहने दीजिए, हम कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे हैं। भाई आप देखिए, ये परमाणु जो इनकी कार्यक्रम चल रहा है, भाई इन्होंने
पहले आज रटते चले आ रहे हैं भाई हम हथियार नहीं बनाएंगे, हम हथियार नहीं बनाना चाहते हैं, हमारा इस्लाम, हमारा दीन, हमारा मजहब ये कहता है कि हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो इंसानियत के लिए खतरनाक हो, बार बार कहते चले आ रहे हैं ये, ठीक है। साथ ही वहां की टीम आ रही है, टीम आने के बाद इंस्पेक्शन कर रही है, जाने के बाद रिपोर्ट दे रही है कि ईरान न्यूक्लियर वीपन के ऊपर काम नहीं कर रहा है। ईरान अपने यहाँ जो चीजें और भी जो चीजें होती हैं परमाणु कार्यक्रम के जरिए से, चाहे वो लाइट हो, चाहे वो खेती हो, चाहे वो दूसरी चीजें हो, उसके लिए काम कर रहा है। लेकिन बार बार आप उसके ऊपर एलिगेशंस के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि नहीं नहीं वो अमेरिका जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। बाद में ईरान ने फिर आने के बाद करके अभी भी ईरान ने ये, आप देखें अभी भी ईरान ने ये प्रपोजल रखा, ठीक है। अब बातचीत अगर होगी तो पहले आपको, देखिए वहां पे एक बात कही, आपको हमारा ट्रस्ट गेन करना पड़ेगा, हम आपके ऊपर ट्रस्ट, हम आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसके तहत हम आकर आपसे बातचीत करें। उधर से ईरान ने ये कहा कि अगर आपको हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप आइए, एक अमेरिका का नुमाइंदा हो, एक जो है वो आईएफ का नुमाइंदा हो, एक आने के बाद जो है यानी एक जो है वो सऊदीया का नुमाइंदा हो, वो आने के बाद देखे कि ईरान ये काम कर रहा है। यहां तक ईरान ने आने के बाद अपनी बात रख दी कि आप आइए देखिए, हम परमाणु बम नहीं बना रहे हैं, हम न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं क्योंकि इंसानियत के खिलाफ है, हमारा दीन, हमारा मजहब, इंसानियत, अकल, सारी बातें ही कहती हैं। लेकिन उसके बावजूद आप एक ही मुर्गे के टांग पकड़े हुए हैं कि नहीं नहीं अमेरिका, ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है। तो ठीक है, जब आप अपनी बात पकड़े हुए हैं और आपको हमारी बात के ऊपर भरोसा नहीं है तो ठीक है, अब जब हमको ट्रस्ट हो जाएगा आपके ऊपर तब हम आपसे बात करेंगे। और इस सीजफायर की भी कोई अहमियत नहीं है, हम जब हमला करना चाहेंगे हमला करेंगे, लेकिन हमले से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपने अगर हमको हमला करके कोई दर्द पहुंचाया है तो इंपॉर्टेंट वो दर्द है, वो तकलीफ है, वो नुकसान है। हो सकता है कि ये दर्द और तकलीफ हमले के जरिए से, मिसाइल के जरिए से, बम के जरिए से पहुंचाई जाए। हो सकता है कि हम कोई ऐसा काम करें कि वो दर्द आपका 3-4 गुना बराबर हो, 3-4 गुना ज्यादा हो, और वो बम के जरिए से और मिसाइल के जरिए से ना हो। अभी देखने को मिल रहा है कि ट्रम्प साहब की जो छटपटाहट है ये समझ में आ रही है कि अमेरिका को किस कदर दर्द हो रहा है। बम नहीं मारा है, अभी मिसाइल नहीं मारी है, जरूरत पड़ेगी तो मारेंगे, लेकिन वो दर्द जो है वो आपकी छटपटाहट में नजर आ रहा है। मैं आपकी एक पॉइंट आपकी खिदमत में और अर्ज करूं कि अमेरिका जो इतना ज्यादा उतावला हुआ जा रहा है कि आके इस्लामाबाद में बातचीत हो जाए, मुज़ाकरात फिर से शुरू हो जाए, उधर से पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान मीडिएटर है, पाकिस्तान को आप ये नहीं कह सकते हैं कि पाकिस्तान ये करवा देगा या ये करवा लेगा। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ईरान से कह दे कि आप ऐसा कर दीजिए या अमेरिका से कह दे कि ऐसा कर दीजिए, ये फालतू की बातें हैं। वो मीडिएटर है, वो खाली कह सकता है कि भाई उनका ये पैगाम है, इनका ये पैगाम है, इसके अलावा नथिंग। हाँ, अगर पीस हो जाता है तो एक जो प्रिविलेज मिलेगा पाकिस्तान को, ये मिलेगा हाँ भाई हमने ये इतना बड़ा काम करवा दिया, ठीक है। तो अब जो छटपटाहट है वो ये है कि किसी तरीके से डील हो जाए। क्यों? क्योंकि 50 दिन खत्म हो चुके हैं, तकरीबन 60 दिन होने वाले हैं जंग को, और कांग्रेस से इनको अप्रूवल इस जंग का नहीं मिला था। और अब जो बजट लेना है इस जंग के लिए और दूसरे कामों के लिए कांग्रेस से ट्रंप को लेना है, और उसके लिए उनको रिपोर्ट देनी है, उनके लिए कोई चीज साबित करनी है कि हमने ये काम इस जंग के जरिए से किया है, ये अचीवमेंट्स हमारे हैं। तो अब 60 दिन की मियाद भी खत्म होने वाली है। दूसरी तरफ से वो अप्रैल के सेकेंड वीक में ये जाने वाले हैं चाइना के साथ सामने बैठ के इनकी बातचीत कैसी होनी थी। नेतन्याहू ने इनको बेवकूफ बनाया कि हम ईरान पे हमला करेंगे और 3-4 दिन के अंदर और 2 हफ्ते के अंदर क्या होगा कि वहां पर हम अपनी रजीम ले आएंगे और अपना आदमी बिठा देंगे वहां पर। फिर जब आप चाइना के सामने जाइएगा तो फिर आप बहुत सीना तान के बैठिएगा कि हाँ भाई हमने तो ईरान को पसपा कर दिया है, अब बताओ तुम्हें क्या करना है। और उनके साथ उस तरीके से ये डील करते। लेकिन अभी इनकी परेशानी ये है कि अभी कांग्रेस में अलग इनको रिपोर्ट्स देनी है कि हमारे अचीवमेंट्स क्या रहे हैं, और जो भी कोई भी गोल इनका पूरा नहीं हो पाया है, ना ही रजीम चेंज होने का, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। जो चीज खुला था वो बंद हो गया है, जो इनके दोस्त थे वो हाथ से निकले जा रहे हैं। यूरोप में आप नेटो में देखें, वहां पर जो है वो इनके दोस्त हाथ से निकले जा रहे हैं, नेटो में फूट पड़ गई है। यूरोपियंस ने अक्लमंदाना तरीका अपनाया है, बातचीत बजाय कि हमला करें ईरान के ऊपर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाएं, बातचीत के जरिए से वो अब अपनी तेल और अपनी जो चीजें यहाँ से जाती हैं उसके लिए इनकी बातचीत चल रही है। ये साहब जो है मुकम्मल तौर पर फंस गए हैं। इनको नेटो को भी, कांग्रेस को भी जवाब देना है, और चाइना में इनको जाके क्या करना है, क्या बातचीत करनी है, वो इनका प्लान सारा का सारा धरा का धरा रह गया है। यहाँ पर
इसराइल ने बहुत बुरे तरीके से, नेतन्याहू ने बहुत बुरे तरीके से ट्रंप को फंसा कर रख दिया है। ट्रंप को नेतन्याहू ने फंसा कर रख दिया है। और स्वामी जी, आपको क्या लगता है, सचमुच ऐसा ही है? और यहाँ नेतन्याहू, लेकिन 3-4 दिनों से नेतन्याहू की कोई बात कोई नहीं कर रहा, कहीं से कोई खबर नेतन्याहू की नहीं आ रही है। अब वो 6 उंगली वाले नेतन्याहू थोड़े दिनों में दिखाई देंगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि ट्रंप साहब जो हैं वो आखिर किस दिशा में जाना चाहते हैं? ज़रा स्वामी जी। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि नेतन्याहू ने ट्रंप को फंसाया और ट्रंप ने पूरे विश्व को फंसा दिया है। और ये देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी नहीं पता है वो चाहते क्या हैं। देखिए, अगर वास्तविकता में एक इंटरव्यू लें आप उनका और उनसे ये पूछें अल्टीमेटली व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव, आप करना क्या चाहते हैं, आपका लक्ष्य क्या है। और क्योंकि जो भी उन्होंने अपने एजेंडा बनाया था और शुरुआत जहां से की थी उसमें से अभी तक उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। और जो अबिदी साहब ने बिल्कुल सही बात कही, भाई जब उनका दीन कहता है, उनका धर्म ये कहता है कि हमको एटॉमिक बॉम्ब नहीं बनाना है, और वो कह रहे हैं कि इंस्पेक्शन आपके लोगों ने किया है, आपकी इंटरनेशनल एजेंसीज ने किया है, और किसी एजेंसी ने ये नहीं पाया है कि एटॉमिक पावर वो अपना उसके लिए युद्ध के लिए यूज करना चाहते हैं, तो ये बात आप थोप क्यों रहे हैं? और ये जनता को, पूरे विश्व के मैसेज को देना चाहते हैं कि हमने ईरान को इस मामले में झुका दिया। अच्छा, फिर अगर आप ये चाहते हैं कि ऑलमोस्ट खुल जाए तो आपने वहां नाकाबंदी क्यों शुरू कर रखी है? अच्छा, इधर आप जो है उनके जो तेल वाहक जहाज हैं उनके पर आक्रमण करते हैं और फिर कहते हैं शांति स्थापित हो जाए। तो आप शांति चाहते हैं, फिर उसके बाद इजराइल जो है, अभी तो चलिए वहां पे अभी वहां भी युद्ध विराम हो गया है, आप लेबनान के ऊपर अटैक करना चाहते हैं। फिर अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स आप यहाँ पे प्रेस में भेजते हैं और ज्यादा मीडिया हाउसेज भेजते हैं, वो दिखाने का प्रयास करते हैं, जबकि मैंने हिजबुल्लाह के बारे में पढ़ा, मैंने हुतीस के बारे में पढ़ा, मैंने उनका पूरा हिस्ट्री पढ़ी, किस प्रकार से उन्होंने वो एक स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आपने गाजा पट्टी में किया, जो आपने फिलिस्तीन के अंदर किया, तो एक ऐसे टेररिस्ट कंट्री इजराइल, उसके इशारे पे डोनाल्ड ट्रंप काम कर रहे हैं। और मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा, मैं तो अपने देश के सरकार से भी ये जानना चाहूंगा कि जब भारत की जनता खड़ी हुई है ईरान के साथ, इसलिए ईरान धर्म का युद्ध लड़ रहा है, तो वहां पे युद्ध होने से पहले आप 48 घंटे पहले क्यों गए? आपने क्यों कहा कि हमारी सॉलिडेरिटी और हमारा सपोर्ट इजराइल के साथ है? और अभी भी आप खुल के नहीं कह रहे हैं कि हम इस समय ये जो युद्ध हो रहा है इसको रुकने की आवश्यकता है। और जैसे बताया गया, जैसे अभी टंडन साहब ने बताया कि अगर पूरे विश्व के अंदर जो एयर फ्यूल है उसकी कमी हो जाएगी और उसके बाद इस प्रकार से पूरा यातायात ठप हो जाएगा। आप राजीव जी विश्वास मानिए, आप एक्सपोर्ट हाउसेस पे एक सर्वे करा लीजिए, हमारे एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल बाधित हो गए हैं। और ये केवल एक कारण ये नहीं है कि लोग जो है बंगाल वोट देने जा रहे हैं या उनको परेशानी है, कारण ये भी है कि फैक्ट्रीज अपनी फुल कैपेसिटी में इसलिए काम नहीं कर पा रही हैं कि एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्या इंपैक्ट होगा ये तो 3 महीने के बाद आपको पता चलेगा, लेकिन पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया गया है। डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं पता है वो क्या करना चाहते हैं। और ईरान के मित्रों को जब आपके चैनल में मैं देखता हूं, मुझे लगता है उनका जो नक्शा है, उनका जो प्लान है, उनका जो प्लान ऑफ एक्शन है बिल्कुल क्लियर है, वो क्या करना चाहते हैं पता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को बिल्कुल नहीं पता, नेतन्याहू को पता था। वो जिस प्रकार से अमेरिका को उलझाना चाहता था उसने उलझा दिया है, उलझा के चुप बैठा हुआ है। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप परेशान है किस प्रकार से उलझन से वापस निकले। जी 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 जी, बिल्कुल 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 सही आप कह रहे हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक उलझन है, बहुत बड़ी उलझन है। ज़रा जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूँ प्रफुल्ल जी आपसे, फिर आता हूँ आबेदी साहब, थोड़ा बने रहिए आप हमारे साथ। और थोड़ा थोड़ा जो है वो यहाँ पर खिचड़ी पकते हुए दिखाई दे रही है। अभी एक देख रहा हूँ मैं, अभी बताता हूँ, ये है न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सेकेंड राउंड की बातचीत ईरान के साथ फ्राइडे को यानी परसों संभावित है और 36 से 72 घंटे में बातचीत में सफलता मिल जाएगी, शांति वार्ता में सफलता मिल जाएगी। क्या माना जाए इसको? ये तो बहुत पहले से बहुत कुछ बोल चुके हैं प्रफुल्ल जी। सभी को नमस्कार। असल में इनको इल्हाम हो रहा है, उर्दू का एक शब्द है इल्हाम। तो आबिदी साहब समझ रहे
वो इनको इल्हाम होता है और ये समझ रहे हैं अब तो ये लगभग उनके दूत हो गए, खुद भगवान के दूत हो गए, खुदा के दूत हो गए। तो अब इनको इल्हाम है तो ये कहते हैं इनमें इनका कोई दोष नहीं है। ये देखिए घर में कुछ बुजुर्ग होते हैं, प्रोफेसर रखी यहाँ पर है, उनको बहुत अनुभव है, असली को अनुभव है। मैं अपने देहाती जीवन की बात बताता हूँ। हमारे यहाँ होता ये था जो बुजुर्ग होते थे ना, उनको पड़ोसियों के घर की बड़ी पता होती थी कि पड़ोसियों के घर में क्या, उनको अपने घर का पता नहीं होता था। वे अपने बाल बच्चों को समझाते थे इस प्रकार से कि पड़ोसियों के घर में ऐसा हुआ वैसा हुआ। वही हाल अभी ट्रम्प साहब का है, इन पड़ोसियों के घर में है, इसका इनको पता है और ये बताते हैं लोगों को कि ईरान में क्या है, ईरान की हालत बहुत खराब है, वहाँ सबकी कमर टूट गई है। और लोग देखते हैं कि वहाँ हो रहा है तो बोलते हैं कि वो कमर टूट डांस है, एक नया डांस है जो कमर टूटने पर किया जाता है। बातें ये करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है। असल में देखिए इन्होंने सीज फायर नहीं बनाया, आवाज आपकी कट रही है। इन्होंने सीज फायर नहीं बनाया है। डिप्लोमेटिकली देखें तो इन्होंने नाकेबंदी की मियाद बढ़ाई है। इतना दिन तक हम नाकेबंदी को और बढ़ा रहे हैं क्योंकि सीज फायर का अगर नहीं बढ़ेगा आक्रमण करना होगा, जो करने की स्थिति में हम की स्थिति में यह है। कहा कि सीज फायर बढ़ा दिया मैंने। प्रफुल्ल जी माफी चाहूंगा, दोबारा आप जुड़िए। प्रफुल्ल जी दोबारा जुड़िए, आपकी बात बीच बीच में आपके सेंटेंसेस कट रहे हैं तो आवाज़ पूरी नहीं आ रही है। जरा आबिदी साहब आपके पास आना चाहता हूं, फिर अपने तमाम साथियों के बीच आता हूं। आबिदी साहब, क्या यहाँ पे अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि फ्राइडे को बातचीत संभव है और उसके बाद 36 से 72 घंटे में हम डील कर लेंगे, फाइनल हो जाएगी बातचीत, ऐसी कोई खबर है उधर ईरान में? नहीं, आपने जैसी बात बताई अभी आपने, वैसे मैंने अपना मोबाइल चेक किया तो अभी ईरानी जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इस तरह की कोई अपडेट मैंने नहीं देखी। आपने जिस प्लेटफॉर्म से देखी होगी वो शायद इंडियन या वेस्टर्न प्लेटफॉर्म होगा। यहाँ पर मुझे भी कुछ देखने को नहीं मिला। हो सकता है कि अपडेट हो, अभी आए तो कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जहां तक बातचीत की संभावना है, आप संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं रंजन जी, ठीक है, आप संभावना तो मौजूद है ना, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि ईरान ने कंडीशन लगाई है बातचीत के लिए, तो वो तैयार है, यकीनी तौर पर तैयार है। वो तो कह रहा है कि हम बातचीत करेंगे, मगर बातचीत के लिए कंडीशन है। कंडीशन फर्स्ट, आप हमारा ट्रस्ट गेन कीजिए। सेकंड, आप बातचीत के उसूल पे आइए ना, आप गुंडागर्दी नहीं कीजिए, आप तमीज से बात कीजिए, आप शराफत से बात कीजिए, आप कुछ ऐसी बातें कीजिए कि जहां पर डील हो सके। नहीं है कि आप कहते हैं बस जो हम कह रहे हैं वो मान लो, ये तो नहीं हो सकता है ना। अभी ईरान, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि ईरान अभी क्या है कि अमेरिका को और स्पेशली ट्रम्प को ट्रेंड कर रहा है कि आपका जो तरीका था, जो आपकी आदत है, अब उस आदत को आपको छोड़ना पड़ेगा। अभी आपको दूसरों की बात भी माननी पड़ेगी और दूसरे जब हावी हो आपके ऊपर, आपने ब्लॉकेट लगा दिया। मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि आपने ईरान का एक जहाज पकड़ लिया, ईरान मार सकता था ना हमको, भाई 300 किलोमीटर से ज्यादा का फासला नहीं है, 4-5 मिसाइल मारने के बाद इनका काम तमाम कर सकता है। लेकिन आपको पता है 200 से ज्यादा अमेरिकन और इजरायली जो वेसल्स हैं वो हुर्मुज के इस तरफ खड़े हुए हैं। 200 से ज्यादा, कोई बड़ा काम नहीं है, किसी एक को भी मार दे, पकड़े हुए हैं। तो ये बात आदमी कहने लगती है पकड़ लिया अमेरिका ने। ईरान एक ऐसा मुल्क है, यहाँ वाले लोग, यहाँ वाले उनकी जो नेचर है वो ये कि बहुत ही संयम से काम करते हैं, हड़बड़ाहट में, जज्बात में आकर काम नहीं करते। और आपने इस बात को अभी ऑब्जर्व भी किया होगा इस जंग के दौरान भी कि हमला हो गया तो हमले में वो किस तरीके से मार रहे हैं। आप देखिए कि पॉइंट भी उनका, कभी किसी हॉस्पिटल को नहीं मार रहे हैं, कभी स्कूल को नहीं मार रहे हैं, सिविलियंस को नहीं मार रहे हैं, जबकि उस तरफ से बाकायदा हॉस्पिटल्स को मारा जा रहा है। महात्मा गांधी हॉस्पिटल तेहरान में, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। मीनाप पे जो है इन्होंने पहले ही दिन मार दिया था। किसी ऐसी शख्सियत को ये निशान बना सकते हैं निशाना, लेकिन नहीं बना रहे, क्योंकि इनको पता है कि हमें जो बात करनी है, जो काम करना है, वो कानून के दायरे में रहते हुए करना, तो ये काम कर सकते हैं वहां पर। रही बात बातचीत की, तो ये बार बार कह रहे हैं कि भाई हम बातचीत करेंगे, बातचीत करने के लिए तैयार हैं, हम जाएंगे, लेकिन हमारी कंडीशन, पहले तो आप ब्लॉकेट हटाइए, ये जो है वो आप वॉर क्राइम कर रहे हैं, ये सीजफायर का उल्लंघन है, जाती बिल्कुल मुकम्मल तौर पे इसको आप हटा दीजिए। ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है, हमारा कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। यहाँ पर 36 जहाज उन्होंने निकाल दिए वहां से अपने, दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसको हटाइए, उसके बाद फिर हम कोई बातचीत आगे
बढ़ाएंगे। बीमारी की बात आपने शुरू में की थी कि ट्रंप की बीमारी, बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रंप, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। ट्रंप बीमार है। किस चीज की बीमारी है? उसको लालच है, लालच की बीमारी है। इससे पहले जितने भी प्रेसिडेंट अमेरिका में आए हैं, रिपोर्ट ये कहती है, मैं आपको टकर कार्लसन जो एक वहां के जी क्या कहते हैं इन्फ्लुएंसर थे और हुकूमत में भी उनका कुछ होता, उन्होंने कल का उनका आपने बयान सुना? चुनाव में काफी मदद उनका की थी, बयान ये, काफी मदद की हाँ थी उनका चुनाव बयान में। ये इसी, जी जी इसी चुनाव को लेकर उनका बयान आया है। उसका बयान ये है, वो कह रहा है कि हमको अफसोस है कि हमने ट्रंप के लिए कैंपेन किया और अमेरिका की पब्लिक को गुमराह किया ट्रंप के लिए, और अब हमको सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा और ये चीज अब हम सोचेंगे तो हमको ये चीज सताएगी। ये कल का बयान है, ठीक है। जोए केंट जो इनको छोड़ के गया है वो साफ साफ कह रहा है कि ये तुम्हारी वजह से हमने मना किया था। 20 प्रेसिडेंट इसके वजह इससे पहले जो है वो आ चुके, लेकिन किसी ने भी अमेरिका ये नेतन्याहू की बात को या इजराइल की बात को नहीं माना। नेतन्याहू ने इसको फंसा दिया कि ऐसा है कि आओ तुम हमला करो, सुप्रीम लीडर गए, पब्लिक सड़क के ऊपर आएगी, 1 हफ्ते के अंदर हमारा आदमी बैठेगा वहां पर, तेल तुम्हारा, गैस तुम्हारी, पैसा तुम्हारे पास, जितना भी होगा वो तुम्हारा। हमारा फायदा ये होगा कि हम इस रीजन में सेफ हो जाएंगे, हमारा एक जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो रास्ते से हट जाएगा। ये आदमी लालच में आ गया और ये बात नेतन्याहू को पता थी कि ये जंग इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि ये ईरान के साथ जंग करना यानी अपने आप को फंसा देना। लेकिन ये आदमी, चूंकि इसको लालच की बीमारी है, इस लालच में आने के बाद ये आदमी बुरे तरीके से फंस गया। अब इसके समझ में नहीं आ रहा। नेतन्याहू का फायदा है, नेतन्याहू का फायदा ये है कि जितनी जंग आगे बढ़ेगी, जितनी जंग जारी रहेगी, जितना जो है ये टेंशन रहेगा, उतना ज्यादा उसके खिलाफ जो वहां पर मुकदमा चल रहा है, उसके खिलाफ जो बातें हो रही हैं, उससे इसको राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये बात ट्रंप के समझ में नहीं आई, सिर्फ लालच की वजह से। और हमारे यहाँ कहावत भी है कि लालची जो है वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाता है, और लालची जब फंसता है तो वो अपने आप को बहुत आसानी से बचा नहीं सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेन चीज लालच की थी। उसके बाद जो है वो नेतन्याहू ने अपनी चालाकी से इसको फंसा लिया। ईरान ने पहले कह दिया था कि देखो अगर तुम यहाँ पे आओगे, हमला करोगे, शहीद सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने कहा कि देखो हम पहले तुमको बता रहे हैं कि मैं फारसी में आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं, उनका जो जुमला था, जमाने बेजन व दर्रो गुज़श्त मीजनी मी खुरी, के मार के भाग जाने का वक्त जो है जमाना चला गया, अब तुम मारोगे तो मार खाओगे, यानी हमको तुम फंसाना चाहोगे तो तुम फंस जाओगे। अभी बुरे तरीके से ये अमेरिका यहाँ पर फंस गया है। अब निकलने के लिए बातचीत ही एक अकेला रास्ता है, लेकिन उस बातचीत के लिए आप देखें आगे क्या होता है। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, संभावना है, बल्कि यकीन है कि ईरान बात करेगा, लेकिन वही अपने शर्तों के ऊपर। जी जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा जल्दी से एक कमेंट लेना चाहता हूँ अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं यहाँ पे ईरान के रुख को, ईरान और इधर अमेरिका के रुख को? देखिए राजीव जी, दोनों के रुख अपनी अपनी जगह ठीक है, और इसलिए ठीक है कि ईरान तो कह रहा है कि भाई बातचीत हम करेंगे और बातचीत करने से हमारा इनकार नहीं है, लेकिन आप जो बिला वजह की शर्तें थोप रहे हैं, एक तो वो शर्तें नहीं होंगी, दूसरा जो आप गुंडागर्दी से बात करना चाहते हैं वो गुंडागर्दी आपकी नहीं चलेगी, तीसरा ये कि हमारा अपना सम्मान है, हमारा अपना अधिकार है, उसको आपको कबूल करना पड़ेगा। हम भी एक संप्रभु राष्ट्र, तो हमारी संप्रभुता का आपको सम्मान करना पड़ेगा। ये उनकी अपनी महत्वपूर्ण शर्तें हैं। बाकी ट्रम्प साहब जो राजीव जी, चूंकि वो माफिया हैं, माफिया कल्चर जो अमेरिका से ही आया है, और माफिया हैं तो वो अपना माफियाइज्म जो है वो पूरी दुनिया पे दिखाना चाहते हैं। हालांकि अमेरिका भी माफिया ही है, ऐसा नहीं है कि अमेरिका कोई शरीफ देश है, तो उसका अब तक का इतिहास माफियागिरी का ही है और पूरी दुनिया में माफियागिरी ही करता है। लेकिन करेला और नीम चढ़ा हो जाता है तो वो उसकी परिणति राजीव ट्रम्प के रूप में होती है कि एक तो माफिया देश और उस माफिया देश का माफिया राष्ट्रपति, तो वो उसकी परिणति उसमें दिखाई पड़ रही है। लेकिन राजीव जी, मुझको जाने क्यों लगता है कि ये शांति वार्ता अभी सफल होने वाली नहीं है, और ट्रम्प जो है वो इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है। मतलब मेरा अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है वो आ जाती है कभी कभी, तो वो आ रही है कि ट्रम्प इतनी आसानी से मानने वाला नहीं है, और ये लगातार ब्लफ दे रहा है। उस ब्लफ के पीछे फिर कोई बड़ा हमला कर सकता है, क्योंकि अब तक का इसका इतिहास भी इसी तरीके का रहा है।
अभी चूंकि ये है कि उसे उसकी सेना ने बताया है कि अभी आपकी लड़ने की स्थिति नहीं है, तो आप थोड़ा इंतजार कीजिए, थोड़ा समय लीजिए और सेना उसकी तैयार हो जाए। ईरान ने अपनी तैयारी कर ली है, पिटाई हो सकती है, तो पिटाई से पहले की आप तैयारी कीजिए कि आपको फिर जंग में जाना पड़े। और अब जब आप जंग में जाएंगे तो आपको ज़मीन पर उतरना पड़ेगा, तो हो सकता है उसकी तैयारियों के लिए समय ले रहा हो ट्रंप। ऐसा भी हो सकता है कि इधर बातचीत में उलझाए रखो और फिर हमला कर दिया, चूंकि 2 बार तो ये किया ही है, बातचीत में उलझाए रखा और मालूम पड़ा कि बातचीत के टेबल पे जाना है सुबह और सोई सुबह हमला कर दिया। भाई 28 फरवरी को मतलब हो क्या आया कि बातचीत होनी है और सोई आपने हमला कर दिया, तो ये भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये गुच्ची जो है वो दे रहे हो कि भाई ठीक है, ये लोग समझ जाएं कि अब तो बातचीत होने वाली है, ट्रंप ने सीज फायर जो है वो आप आगे बढ़ा दिया है, तो अब इसको लेकर किया जाए। लेकिन राजीव जी ये चीज़ें भी इतनी आसान है नहीं, क्योंकि अब काफ़ी बदल चुका है और ईरान ने जिस तरीके से अपनी क्षमता दिखा दी है। दूसरी बात राजीव जी, जो ईरान का जो नेतृत्व है वो एक स्वर में एक ही बात कह रहा है और उसका कहना यही है कि हम जो है वो शहादत के लिए तैयार हैं, झुकेंगे हम नहीं। ये जो बार बार बात आती है तो ये ट्रंप को बार बार परेशान करती है और ट्रंप जो है वो ये नहीं स्वीकार कर सकता कि कोई देश जो है वो बिना झुके वो बात करके निकल जाए। तो यहीं पर आकर मुझे लगता है कि सारी बात आके टक जाती है कि जब ईरान कहता है कि हम झुकेंगे नहीं, बात होगी तो बराबरी के हिस्से पर होगी, यही आकर ट्रंप को परेशान करती है। ट्रंप जो है वो पीछे बढ़ता हुआ फिर आगे को बढ़ने लगता है। लेनिन की एक किताब है राजीव जी, 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, या 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, क्या इस तरीके से, मतलब बहुत समय हो गया पढ़ा हुआ था। मतलब उसको अगर आप उधार ले लीजिए तो ट्रंप इस समय वही कर रहा है कि 1 कदम आगे 2 कदम पीछे, या 2 कदम पीछे 1 कदम आगे, वही जो मतलब कर रहा है, पैतरे जो बदल रहा है वो पैतरे ही है। लेकिन इस बार उसने बहुत स्मार्ट मूव राजीव जी खेला है, सीज फायर भी बढ़ाया है और जंग और नाकेबंदी भी जारी है। तो भाई ये कैसा सीज फायर है जिसमें आपकी नाकेबंदी भी जारी है, आप युद्ध भी नहीं कर रहे हैं लेकिन युद्ध की परिस्थितियां आपने तैयार की हुई हैं। तो ये एक स्मार्ट मूव है और इसके जरिए जो है वो ईरान की जो मतलब आर्थिक कमर है उसको तोड़ना, उसकी एक चाल दिखाई पड़ती है कि थोड़ा लटकाया जाए तो इस तरीके से शायद ईरान की कमर टूटे। और जाहिर सी बात है कि अगर लंबे समय तक ब्लॉकेट रहेगा तो आर्थिक परिस्थितियां खराब होना शुरू होंगी। लेकिन अब दिक्कत ये है राजीव जी कि आपने 40 साल से सैंक्शन लगाए हुए, तो उसकी आर्थिक परिस्थितियां तो वैसे ही खराब है। तो जो आपने 40 साल में खराब किया तो उसको आप और थोड़ा आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसका जो व्यापार है वो तो सारा रूस और चीन के साथ है। रूस से सीमा लगी हुई है ईरान की, चीन भी जो है वो पहुंच सकते हैं किसी भी तरीके से। तो अकेला जो है हॉर्मुज स्टेट या अरब सागर से निकल कर ही जाने का उसका विकल्प नहीं है, उसका व्यापार उस तरीके से चल भी सकता है। और आपका ही जो पिट्ठू है पाकिस्तान, उससे भी उसके संबंध, उसकी सीमा लगी हुई, भाई उसको चाहिए तो वो भी खरीदेगा। भारत को भी खरीदना होगा तो आप ही के हैं, तो ठीक है वो पाकिस्तान के जरिए भी चीज़ें होंगी। तो व्यापार के बहुत सारे रास्ते तो निकल सकते हैं, लेकिन जो स्मार्ट मूव है वो यही है ट्रंप का कि ईरान की आर्थिक कमर अब तोड़ी जाए, चूंकि आप जंग में इस समय उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, उसकी अपनी तैयारियां हैं। तो ये एक स्मार्ट मूव के तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन अब सवाल यही है कि स्मार्ट मूव कितना काम करेगा, चूंकि जो वहां से निकल रहे हैं जहाज चीन के हैं, तो चीन के तो आज जहाज आप रोक नहीं पा रहे हैं। भाई आपने नाकेबंदी की, चीन के जहाज तो निकल के जा रहे हैं ना सारे, और चीन ने क्या भी दिया कि आप हमारे जहाज मत रोकिएगा, हमारा उसके साथ समझौता है, तो चीन के जहाज तो आप रोकेंगे नहीं। तो ईरान के अगर आप रोकते हैं तो रोकते रहिए, ईरान की कोई दिक्कत नहीं, उसके दूसरे रास्ते हैं वो अपने करेगा। तो मुझे लगता है राजीव जी कि अभी भी परिस्थितियां जो है वो ऐसी नहीं है कि शायद कोई बहुत जल्द कोई हल निकले वार्ता के जरिए। वार्ता की नौटंकी फिर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आगे ट्रंप कर सकते हैं, जैसे कहते रहते हैं कि हम करेंगे वार्ता करेंगे वार्ता करेंगे, लेकिन उसके पीछे ये भी हो सकता है कि युद्ध की तैयारियां भी चल रही हो, चूंकि अब तक का जो धोखेबाजी का इतिहास है उसके देखते हुए मुझे ये आशंका लग रही है कि हो सकता है कि धोखेबाजी ट्रंप फिर से करना चाहेगा। जी आवेदी साहब, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहता हूं कि क्या, जैसे ट्रंप ने कहा कि परसों बातचीत होगी, क्या लगता है कोई खबर है अभी तक? अभी आप कह रहे थे, आवेदी साहब हैं हमारे साथ? जी मैं आपके साथ हूँ। नहीं, अभी तक ऐसी कोई खबर आई नहीं है, और मैं एक बार फिर भी लाइव यहाँ पे चेक कर लूँ। जी नहीं, अभी इस तरह का कोई हेडिंग हमको दिख नहीं रही। मैंने आके, मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं यहाँ पे कि ईरान में जो है ना, अभी इस बात से हटके कि ईरान को व्हाट्सएप की जरूरत नहीं है, ईरान को ट्विटर की जरूरत नहीं है, ईरान को गूगल की जरूरत नहीं है, ईरान को उबर की जरूरत नहीं है, ईरान को ओला की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईरान ने अपना सब पहले से बना रखा है। ये देखिए, मैं ये जो दिखा रहा हूँ आपको, ये ईटा इनका प्लेटफॉर्म है। ये बिल्कुल व्हाट्सएप की तरह से सारी चीजें ऑफिशियल इसके ऊपर आती हैं, सारी न्यूज इसके ऊपर आती है।
सारे काम बिजनेसेस जो है वो इसके ऊपर होते हैं, ईता है, बले है, रूबिका है, इस टाइप के इनके प्लेटफॉर्म्स हैं। बस मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपके। फ्राइडे को बातचीत करने की संभावना, मैंने इससे पहले भी आपकी खबर में अर्ज किया था कि हो सकता है कि बातचीत जो है वो शुरू हो जाए, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन जो बात अभी हमारे क्या कहते हैं अरविंदो जी ने कही है, बहुत ही सही बात कही है कि ये एक धोखा हो सकता है, क्योंकि सामने वाले की फितरत यही है कि वो धोखा क्या कहते हैं देता है, धोखा देता चला आया है 2-3 मरतबा। इस धोखे को हमने एक्सपीरियंस किया है, और हो सकता है कि ये सीज फायर जो बढ़ाया है इन्होंने, उसकी एक वजह जो है वो अपने आप को तैयार करना है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर ध्वस्त हो चुका है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। 17 बेसेस जो हैं इन्होंने उड़ा के रख दिए हैं, ये यहाँ पर अंधे हो चुके हैं। इनके जो क्या कहते हैं सोल्जर्स हैं, बताइए, सोल्जर्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और वो बेसेस में नहीं है, वो छुपे हुए हैं होटल्स में, घरों में। मुमकिन है एक दूसरी भी यहाँ पर बात, दूसरा भी नुक्ता है और दूसरा रुख है, वो ये है कि ये जो सीजफायर किया है, हो सकता है कि यहाँ से इन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनको निकालने का काम किया हो, क्योंकि जो 50,000 के नजदीक सैनिक छुपे हुए हैं, उनके घर वाले, अमेरिका में भी तो खबरें पहुंच रही हैं, उनके घर वाले परेशान हो रहे हैं और वहां पर वो हुकूमत के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि भाई हमारे सैनिक वहां पे छुपे हुए हैं, इस तरीके से ईरान ने हमला किया हुआ है, आपके सारे बेसेस बर्बाद कर दिए हैं। एक और जो अहम पॉइंट है वो ये है कि इस वक्त 800 बेसेस पूरी दुनिया में इनके हैं, अमेरिका के, ठीक है। अमेरिका के 800 बेसेस अमेरिका की मजबूती है। अमेरिका जिसको चाहता था अपने बेसेस से हमला करके पसपा कर देता था और ध्वस्त कर देता था। ईरान ने इन बेसेस को उड़ाने के बाद अभी अमेरिका की जो मजबूती थी उसको कमजोरी में तब्दील कर दिया है। यानी उसने लोगों को एक इशारा दे दिया है, दूसरे ममालिक को, कि आप अमेरिका को कमजोर कर सकते हैं। अब अमेरिका अपने बेसिस को आपके ऊपर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अब अमेरिका को फिक्र ये है कि अपने बेसिस को कैसे बचाया जाए। ये बहुत बड़ी फिक्र है और ये बहुत बड़ी एक परेशानी पैदा हो गई है अमेरिका के लिए यहाँ पर। तो लौट के हम फिर आते हैं आपके सवाल की तरफ कि हो सकता है कि मैं चाहूंगा भी, हम सभी ये चाहेंगे कि फ्राइडे को एक बातचीत हो, बातचीत से कोई समाधान निकले, ये इलाका, ये दुनिया, हमारा मुल्क, दूसरे ममालिक, उनके लिए आसानियां फराहम हो, फ्लाइट्स जो हैं वो उड़ने के लिए उनको जो ईंधन है वो सस्ते दामों में प्राप्त हो सके, क्योंकि जाहिर सी बात है महंगा हुआ चला जा रहा है। टंडन जी ने जैसा कि रिपोर्ट बताई कि 20,000 के नजदीक जो है वो फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं लुफ्तांसा की। तो ये तमाम चीजों का समाधान सिर्फ एक चीज में है और उस चीज का नाम है टॉक। और उस टॉक की शर्त यह है कि तमीज से बात की जाए, गुंडागर्दी न की जाए। जी जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। तमीज से बात हो, गुंडागर्दी ना हो, और बातचीत तभी होगी, वरना बातचीत नहीं होगी। ब्लॉकेट खत्म कीजिए, हटिए, वहां से जाइए और फिर बातचीत के लिए आइए, वरना ये एक्ट ऑफ वॉर है। और जंग और बातचीत एक साथ कैसे हो सकती है? जंग रोकिए फिर बात करें, यही ईरान का कहना है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है ये बातें, और इस बात को डोनाल्ड ट्रंप कितनी जल्दी समझते हैं ये देखना होगा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए कहा है अभी से थोड़ी देर पहले कि फ्राइडे को हमारी बातचीत होगी। उनको ये उम्मीद है, और ये भी उम्मीद है उनको कि इस बातचीत में हमको 36 से 72 घंटे लगेंगे, जिसमें सफलता मिल जाएगी और हम लोग बातचीत को यहाँ इस शांति वार्ता को एक पैक्ट की तरफ लेके जाएंगे। देखते हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जॉन आबिदी साहब वक्त निकालने के लिए, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। ग्राउंड जीरो से जुड़ते हैं तो ऐसे ही बहुत वजन आपकी बातों में ऐसे भी रहता है, क्योंकि आप आंखों देखी बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी बहुत शुक्रिया, और मैं तमाम जो पैनलिस्ट हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं उनसे विदा चाहूँगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। आगे बढ़ते हैं। ज़रा स्वामी जी आपके पास आना चाहता हूं, और फिर प्रफुल्ल जी आपके पास, प्रशांत जी आप सबके पास। स्वामी जी, एक सवाल, मैं जान रहा हूं आपको भी जाना है, लेकिन एक सवाल और। ज़रा अब डोनाल्ड ट्रंप से इतर ज़रा उधर चलते हैं जहां पर हमारे साथी प्रफुल्ल जी बैठे हुए हैं, और प्रफुल्ल जी के पास बाद में आऊँगा। सबकी सुन लीजिए, फिर आप अपनी बताइए प्रफुल्ल जी। ज़रा ये समझना चाहता हूँ स्वामी जी कि ये जो कल चुनाव है पश्चिम बंगाल, खासकर झाल मुढ़ी का कितना असर होते हुए वहाँ दिखाई दे रहा है। लेकिन इन सब के बीच देखिए बहुत कुछ यहाँ मंच सजाया जा चुका है। खड़गे साहब को
नोटिस इलेक्शन कमीशन दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगा दी है। अच्छा, एसआईआर पे जितना बवाल मचना था वो सब हो चुका है। और बीजेपी, चारों तरफ बीजेपी के लोग कह रहे हैं इस बार तो हम सरकार बना ही लेंगे। क्या खबर है आपके पास स्वामी जी? देखिए राजीव जी, ये जो लड़ाई हो रही है बंगाल में, ये बड़ी विचित्र लड़ाई है। ऐसी लड़ाई की कल्पना हमने नहीं की थी कि कभी देखनी पड़ेगी। आपको ये भी पता होगा कि बंगाल के अंदर टीएमसी के जो वर्कर्स हैं उनको चुनाव आयोग आदेश दे रहा है कि इनको अरेस्ट कर लो। जब कोर्ट के अंदर टीएमसी के लोग जाते हैं, एडवोकेट जनरल जाते हैं और वो कहते हैं कि चुनाव आयोग को चुनाव संपन्न कराने का अधिकार है, जो स्टेट मशीनरी है उसके पास अधिकार है कानून व्यवस्था का, लेकिन वहां पे वो कह रहे हैं कि नहीं साहब, हमारे पास कुछ ऐसी गुप्त सूचनाएं हैं जिनके आधार पे टीएमसी के लोगों को हम अरेस्ट करेंगे। आप ये देखिए, जितनी पैरामिलिट्री फोर्स इन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ में नहीं लगाई, उतनी इन्होंने बंगाल के अंदर लगा दी। अब देखिए, ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई बेसिकली बंगाली मानुष के बीच में और चुनाव आयोग के बीच में है, जिसमें जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के दाएं हाथ की तरह काम कर रही है। देखिए, मैं इस बात से चिंतित नहीं हूं, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, कौन जीते कौन हारे। मैं इस बात से चिंतित हूं कि मेरी भारत माता, मेरे देश की एकता अखंडता ये खतरे में ना पड़ जाए, क्योंकि जो बंगाल के अंदर इस समय सेंटिमेंट है। एक हफ्ते पहले मैं बंगाल गया था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, वहां मेरी कम से कम 50 पत्रकारों से बात हुई थी। वहां मैंने घूम के भी देखा था और यह भी देखा था कि वहां पे हावड़ा ब्रिज को क्रॉस करने के लिए, स्टीमर के लिए मुझे आने जाने पे, और प्रफुल्ल जी भी बताएंगे, मुझे आश्चर्य हुआ था, 7 रुपए में गया और मैं वापस चला आया। और यही भारतीय जनता पार्टी अगर भगवान न करे आ जाए, वहां पे इसको प्राइवेटाइज करेगी। जाने के भी 100 रुपए होंगे, आने के भी 100 रुपए होंगे। बंगाल के अंदर 15 रुपए में एक आदमी साधारण खाना खा सकता है। बाकी कुछ हुआ ना हुआ हो, गरीबों के लिए बंगाल और कलकत्ता कम से कम एक ऐसी जगह है जहां पे लोग आराम से रह सकते हैं। देखिए, ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है, मैं जिस बात से चिंतित हूं, क्योंकि देखिए ठान लिया है अमित शाह ने, 15 दिन से वहीं पड़े हुए हैं, टीएमसी के लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, एसआईआर में लोगों के नाम काटे जा चुके हैं। ये भी जरूरी नहीं है कि अगर वहां बंगाल की जनता टीएमसी को 70% वोट दे दे तब भी टीएमसी जीत जाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग एक एम्पायर की तरह काम नहीं कर रहा है, खिलाड़ी की तरह काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि मैंने देखा है ममता बनर्जी की जब रैली होती है, 10-10 लाख, 2-2, 3-3 लाख लोग उसमें सड़क पे निकलते हैं, तो मेरी देश की एकता अखंडता खतरे में न पड़ जाए। मणिपुर के अंदर हिंसा शुरू हो रही है, मणिपुर के कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि हस्तक्षेप होना चाहिए था, गृह मंत्री को वहां होना चाहिए था। दिल्ली के अंदर 15 हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन गृह मंत्री और चुनाव आयोग ने यह ठान लिया है बंगाल किसी भी तरह कब्जे में कर रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, कैसे मेरी देश की एकता अखंडता बचेगी, मुझे राजीव जी इस बात की चिंता है। देखिए, बिल्कुल बंगाल की जनता जो वोट देगी, अगर ईवीएम जिसमें वोट पड़े और जो गिने गए वो अंतर ना हुए, जैसे प्रकला प्रभाकर कहते हैं कि रात में लाखों वोट पड़ गए, 7 लाख वोट ऐड हो गए, 29 लाख वोट कट गए, एक परिवार के 2 लोगों का नाम है, 2 का नहीं है। ये सब होने के बावजूद मैं बंगालियों की प्रवृत्ति जानता हूं, बंगालियों के जो दृढ़ प्रतिज्ञता है उसको जानता हूं, लेकिन मैं ये बिहारियों के बारे में भी कहता था, हरियाणा में भी कहता था, दिल्ली में भी कहता था, हर जगह में झूठा साबित हुआ। लेकिन बंगाल आखिरी एक ऐसा स्तंभ है, अगर इसको ढा दिया, जैसे ईरान आज के तारीख में अमेरिका की गुंडाई को रोके हुए है, आज के तारीख में बंगाल और तमिलनाडु जो 2 स्टेट है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को रोका हुआ है, लेकिन चुनाव आयोग ने ठान लिया है। अब देखते हैं 4 मई को क्या होगा। लेकिन जैसे सयोनी घोष ने कहा है, 4 तारीख को अमित शाह और मोदी जी को कलकत्ता में रहना चाहिए और यहीं पे रहना चाहिए, यही प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। और सयोनी घोष ने जिस प्रकार से वहां पे कन्वेंसिंग की है, मैं उनकी एक एक मीटिंग को फॉलो कर रहा हूं, जिस प्रकार से वो महिला और जिस प्रकार से ममता दीदी के, राजीव जी 5 महिला नेत्रियों का आप नाम बता सकते हैं, शायद आपको भारतीय जनता पार्टी के वेस्ट बंगाल के अंदर एक भी महिला नेत्री का नाम शायद नाम याद ना हो। ये लड़ाई ऐसी लड़ाई है, लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है। मुझे लग रहा है कि हम लोग अंतिम पड़ाव पे हैं, आखिरी लड़ाई है, जीतेंगे तो लोकतंत्र जीतने की संभावना होगी, नहीं तो बहुत काले दिन हमारे सामने वेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी प्रशांत जी, ये
एक जंग से निकल के इधर दूसरी जंग की हम बात, चुनावी जंग, सियासी जंग की बात कर रहे हैं, और ख़ासकर पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो सुर्खियों में रहा वो SIR, कई जगह के 95%, 95% मुस्लिम मतदाताओं के नाम SIR में कट गए हैं। 95% रिपोर्ट्स हैं। और ऐसे में कितना, जो अभी स्वामी जी कह रहे थे, कितना यहाँ पे लगता है कि चुनाव जो है वो फेयर चुनाव हम होते हुए देखेंगे। चुनाव की बात हम लोग लगातार, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि हम यहाँ भी फेल हुए, हम वहाँ भी फेल हुए, जो स्वामी जी बता रहे थे कि हरियाणा में भी मैं जैसा कहा, बिहार में भी कहा, लेकिन जब यहाँ पर दो बातें पैरेलली चलती हैं, एक चुनाव आयोग और ये सब जान रहे हैं, फेल पास की बात ही नहीं है, रिपोर्टिंग जो है वो रिपोर्टिंग है। ग्राउंड रिपोर्ट्स तो हमारे भी आ ही रहे हैं, हमारे तमाम साथी वहाँ से ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल से खासकर। तो इसीलिए यहाँ पर इस चुनाव को आप कैसे देखते हैं प्रशांत जी, पश्चिम बंगाल? तो 152 सीटों पे पोलिंग है, उसकी बात रखूंगा, लेकिन पहले जरा जनरल सिनेरियो क्या है जी। ऐसा लग रहा है बंगाल से जो तस्वीरें और रिपोर्ट आ रही हैं कि बंगाल के ऊपर हमला हो गया है। इतनी पैरामिलिट्री फोर्सेस, इतना फ्लैग मार्च, इतना बख्तरबंद गाड़ियां, क्या मतलब बंगाल का इतिहास इस तरीके का रहा है? ये फेयर इलेक्शन की कसौटी है कि ये कोई हमला है? आप देखिए कि सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के DGP वहाँ कैंप कर रहे हैं, और मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का भी रवैया कोई बहुत ही निष्पक्ष नहीं रहा है बंगाल के SIR को लेकर। कानून को जानने वाले कुछ भी कहें, वकील लोग कुछ भी कहें, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट भी निष्पक्ष नहीं रहा है। ये बात हमको कहनी पड़ेगी। अगर भारत के संविधान को बचाना है तो फिर ये कड़वी बातें भी कहनी पड़ेंगी। इलेक्शन कमीशन को तो हम देख ही रहे हैं, 91 लाख नाम उड़ा दिए आपने, और अभी आपने बताया जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं 80%, 90% तक नाम कट गए। तो किनका आप इलेक्शन कर रहे हैं? ये इलेक्शन कर रहे हैं कि सिलेक्शन कर रहे हैं? लेकिन इसके बावजूद, और गुजरात से ट्रेनें जा रही हैं, कौन लोग जो गुजरात से जा रहे हैं वो बंगाल में वोट डालने, ये इलेक्शन कमीशन देख रहा है क्या नहीं पता। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए कि स्थिति क्या है वहां की। ये इलेक्शन, अभी स्वामी जी कह रहे थे कि कितनी महंगाई कम है वहां पे, बिल्कुल सही बात है। अगर 10 रुपए की झालमुड़ी मिल रही है वहां पे और नरेंद्र मोदी जी खा रहे हैं जाके, तो बीजेपी की सरकार अगर बन गई वहां पे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट के कर कमलों से, तो ये 10 रुपए की झालमुड़ी नहीं मिलेगी वहां पे। वहां जिस तरीके की महंगाई आएगी। अब एक बात जो बंगाल के चुनाव में अभी जो दिखाई दे रही है, आप देखिए कि एक तरफ तो जो पूरा सरकारी अमला है, और दूसरी तरफ एक घबराहट दिख रही है। घबराहट क्या है कि जितने बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो भाई मछलियां लेके जा रहे हैं नॉमिनेशन करने अपनी रैलियों में। अनुराग ठाकुर मंगलवार को मछली खा रहे हैं, गोदी मीडिया कैमरों को बुलाकर मछली खा रहे हैं। वो हेमंता बिस्वा शर्मा वहां जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ममता दीदी आप आइए, असम में कितना मछली लोग खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि मैं मछली का मांस ममता दीदी से 1 किलो ज्यादा खा लूंगा, हमारे साथ बैठें। भाई ममता दीदी महिला हैं, वैसे भी आपसे कम खाएंगी। बिल्कुल। तो ये मछली क्यों आ गई है, इसका एक पृष्ठभूमि है। ये मछली, वो मनोज तिवारी का फोटो देख रहा हूँ कि वो भी मछली खाते हुए फोटो खिंचा रहे हैं। ये मछली का मामला क्या है? राजीव जी, आपको याद होगा कि CR पार्क में, दिल्ली के CR पार्क में एक फिश मार्केट है। उस फिश मार्केट में बीजेपी के लोग गए थे मछली बाजार बंद करवाने। CR पार्क, दिल्ली के जो लोग नहीं है वो जानते होंगे, बता दें उनको, चितरंजन पार्क। CR पार्क दिल्ली में चितरंजन पार्क,
दिल्ली में बंगालियों का मोहल्ला है और बहुत बड़ा एक पूरा उपनगर है वो। और वहाँ पे बंगाली कल्चर, दुर्गा पूजा, मछली, वो सब वहाँ पे दिखाई देगा। बंगाली मिठाइयाँ, मैं भी जाता हूँ वहाँ पे। लेकिन ये पहुंच गया कि साहब मंदिर के बगल में मंदिर बना, बाद में मछली मार्केट पहले का, तो ये बंद करवाने वहां पहुंच गए, उसमें विवाद हुआ। और बंगाल के इलेक्शन को देखते हुए फिर बीजेपी ने पांव वापस खींचे। ये वो लोग हैं जो फिश मार्केट बंद करवाते हैं। उत्तर प्रदेश में जहां होता है, हरियाणा में जहां होता है, आप देखिए कि वो बंद करवाते हैं मीट और मछली की दुकानें। ये बंगाल में भी ये करेगा कि जीत गए तो। इनका इतिहास ये बता रहा है। ममता बनर्जी ने यही बात रैलियों में कह दी, तो पूरी बीजेपी जो है वो मछली खा रही है वहां पे। तो अगर आपको मछली का इतना प्रचार करना पड़ रहा है, मछलियां दोनों हाथ में लेकर आपको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि परेशानी भी है। और एक आखिरी बात कि जो कल 152 सीटें हैं, उसमें 59 सीटें बीजेपी की थी, 59, और तृणमूल कांग्रेस उसमें 93 सीटें जीती थी। तो इस बार स्थिति क्या होगी, क्योंकि ये वो सीटें जो मुस्लिम बाहुल सीटें नहीं हैं, प्रफुल्ल जी बताएंगे। तो आगे स्थिति क्या होगी हम देखते हैं। और एक आखिरी बात ये कि अभी इलेक्शन कमीशन के फरमान जो आ रहे हैं, अब एक फरमान उनका आ गया कि 2 दिन पहले मोटरसाइकिल बैन। आज की तारीख में राजीव जी, चाहे वो जोमेटो, स्विगी हो, चाहे वो रैपिडो हो, चाहे वो खाना हो, दवाइयाँ हो, ये सब मोटरसाइकिल चलती हैं। ये रोजगार है, गीग इकॉनमी पूरी मोटरसाइकिल पे चल रही है। इस मोटरसाइकिल पे पूरी गीग इकॉनमी चल रही है, पूरे स्टार्टअप चल रहे हैं। आपने 2 दिन बंगाल में ठप कर देंगे, आप मोटरसाइकिल नहीं चलेंगी, तो युवाओं को आप नाराज करेंगे, बंगाल के लोगों को नाराज करेंगे, इसका भी प्रतिक्रिया होगी। जी राजीव जी 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 बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, चल क्या रहा है बंगाल में? पिछली बार मेरी आवाज ही दब गई थी। बंगाल में यही चल रहा है कि बंगाल के लोगों की आवाज दब जा रही है केंद्र सरकार की नजर में। देखिए, इस बार जो हुआ, पहले हम लोग ये कहते थे सर कि 200 भारतीय जनता पार्टी के जो 292 कैंडिडेट हैं, उसमें एडीआर का कहना है कि 208 के करीब आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं। तो हम लोग ये मानते थे पहले कि राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। अब लेकिन जो राजनीति के लोग हैं, जो सत्ता के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी का मानना यह है कि जनता का अपराधीकरण हो गया है। राजनेता लोग तो बहुत स्वस्थ हैं, आप सुथरे हैं, जनता ही अपराधी। और इतने सारे फोर्स ला दिए गए हैं। आप अभी चर्चा कर रहे थे इस बात की कि इतने सारे फोर्स कश्मीर में भी शायद नहीं आए थे, और अन्य जगहों की तो बात ही छोड़िए। एग्जैक्टली क्या होगा? अरे मणिपुर को कौन संभालेगा? सारे फोर्स तो यहाँ पर हैं, इतने फोर्स तो है नहीं। इस बार जो चुनाव में मैं देख रहा हूँ सर, वो ये कि देखिए एंटी इनकम्बेंसी है, ऐसा नहीं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, लेकिन बीजेपी ने जितने आक्रामक ढंग से इस चुनाव प्रचार को किया है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही है, बल्कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ कोई अभियान कर रही है, खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। तमाम एजेंसियों को लगा दिया गया है, तमाम अधिकारियों को बदला गया है, रोज बदला जाता है, लिस्ट जारी किया जाता है, तृणमूल के नेताओं को ट्रबल मेकर्स के रूप में उनको बताया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारा काम तो ये कर लिए, इतना मत कट गया, ये सब हो गया, लेकिन अब आगे क्या होगा? असल बात यह है कि असल काम जो होता है वो होता है बूथ तक मतदाताओं को पहुंचाने का, जिसके लिए इन्होंने तमाम अवरोध खड़े कर दिए हैं। और मुझे यहाँ तक पहुंचना बहुत मुश्किल होगा। क्यों मुश्किल होगा मैं बताता हूँ।
इसलिए मुश्किल होगा कि अगर कदम कदम पर अगर कोई एक आदमी जिसको अगुवाई करके ले जाएगा बूथ तक, जिसको यहाँ पर जो केंद्रीय फोर्स पहचानेगा कि संकेत में कि ये कौन है, वो पहचान जाएंगे कि ये कौन है। हर बूथ में 2-4 लोग होंगे जो लोगों का अगुवाई करा करके बूथ तक ले जाएंगे, और जो लोग नहीं होंगे उनको संकेत नहीं देगा, उनकी इतनी चेकिंग होगी, इतनी परेशानी होगी कि वे बूथ तक पहुंचना उनके लिए एक चुनौती होगी। ये एक टैक्टिस अपनाया जा सकता है, लेकिन इसका तोड़ क्या है? आप जितना फोर्स देखिए, फोर्स जितना भी लाए, कि पूरी की पूरी महिला सेना तैयार है तृणमूल कांग्रेस की, और जो इसका मुकाबला करेगी, और वो उसका पब्लिक अपीयरेंस कल आप देखेंगे जब वहां पर वोट होगा, या 29 तारीख को जब वोट होगा, वहां वो प्रतिरोध की रेखा तैयार करेंगे। आपके ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि जब यहाँ पर हल्दिया में आंदोलन हुआ था, जब सिंगूर में आंदोलन हुआ था, खास करके हल्दिया में, तो महिलाओं को आगे करके आंदोलन हुआ था। पश्चिम बंगाल में वाम फ्रंट के सरकार की विदाई महिला शक्ति का सहारा लेकर के किया गया था। अकेले राजनीतिक पुरुष राजनीति से संभव नहीं हुआ था यहाँ पर, क्योंकि इतना सारा उत्तप्त, इतना सारी बातें बढ़ गई थी आगे कि उसको लेकर के, और ग्रामीण महिलाओं को लेकर के ये मामला आगे बढ़ा था। इस बार भी महिला शक्ति का, महिला नेतृत्व की, महिला भागीदारी की क्वालिटी देखिए ना, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी भी देखिए उनकी, कि कहाँ से कहाँ की महिलाएं हैं और कितने तरह के, कितने स्तर से बात करती हैं। कुल मिला के मुझे ये लग रहा है कि पिछली बार 27% वोट लेकर के ये बढ़ गए थे, और 30% वोट का स्विंग हुआ था, और जिसमें 3% तृणमूल कांग्रेस को हुआ था, की तरफ गया था, और 27%, 28% लगभग भारतीय जनता पार्टी को मिला था। ये 2021 के चुनाव में, और उसके अपने उस समय के 2019 के चुनाव का प्रभाव था, और भी बहुत सारी बातें थी जो प्रभाव था। अभी सर बता रहे थे ये चुनाव उत्तर बंगाल में अधिक हुए हैं, और राढ़ बंगाल का भी हिस्सा हुआ है जो उतनी सीटें हैं, और अब जो बची हुई सीटें हैं दक्षिण बंगाल और राढ़ बंगाल के मानी पहाड़ी इलाके, लाल माटी जिसको बोलते हैं, उस इलाके के जो वोट है वो बचे हुए हैं। मुस्लिम इलाके की जो बात है, जहाँ इतने सारे मत कटे हैं, मतदाता सूची से निकले हैं, वहां पर अभी ये मतदान होंगे या हुए हैं, तो वहां पर जो नाम कटे हैं, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जितने पिछली बार हार और जीत का अंतर था, उससे ज्यादा नाम कट गए हैं, उससे ज्यादा नाम कट गए। अभी तक एग्जैक्टली कोई बताने की स्थिति में नहीं है कि कितने नाम हैं और कितने नाम कटे हैं। अभी तो 21 तारीख तक तो यहाँ इनको देना था, वो इन्होंने दिया सप्लीमेंट्री। सुप्रीम कोर्ट भी अपने पांव में लगे हुए कीचड़ को धो रहा है, क्योंकि आपको याद होगा कहीं कलियाचक में जो लोगों ने अपने नाम के लिए जो पैरवी करने के लिए जो घेराव किया था अधिकारियों का, तो उसको लेकर के कितना बवाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या नहीं कहा, लोगों ने क्या क्या नहीं कहा, कि ये यहाँ पर इनको बंधक बना लिया गया। घेराव करना लोकतांत्रिक अधिकार है, लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल है। धरना, प्रदर्शन, घेराव, उसको आपराधिक टर्मिनोलॉजी में नहीं समझा जा सकता है, लेकिन ये समझाने की कोशिश की गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की बात समझ में आ रही है कि इतनी बड़ी अगर धांधली होगी तो उसका बहुत असर होगा, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बुद्धिजीवी राज्य भी है। पश्चिम बंगाल में जो होगा उसकी देश विदेश में छवि जाएगी। अभी जो हमारे जज महोदय हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय जो न्याय छवि होती है, उनकी अपनी जजों की भी अपनी एक कम्युनिटी फीलिंग होती है। ये यहाँ के जज रहे, ये यहाँ के जज रहे, तो इन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, तो उससे भी उनका प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। उसके लिए भी काफी सचेत होंगे। पता नहीं क्या क्या कारण होंगे उनके पीछे, लेकिन अभी जो देख रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि कल किस प्रकार से मतदान होता है, और केंद्र सरकार की जो पुलिस है वो सचमुच अगर सुरक्षा के लिए है, निष्पक्ष मतदान के लिए है, ऐसा लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसा ही इनकी कार्रवाइयां हैं, और ऐसा लग रहा है कि लोग जिनकी उपस्थिति से लोगों को निर्भय होना चाहिए था, वो डरे हुए हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर ये कहते हैं कि जो चोर डकैत है वह डरा हुआ है, यानी कि जो आपको वोट देगा। प्रफुल्ल जी ये बताइए कि नरेंद्र मोदी का झाल मुढ़ी खाना जो है वो फायदा दिलाएगा? नहीं, और बीजेपी के लोगों का मंगलवार हो कि बृहस्पतिवार हो मछली खाना, ये फायदा दिलाएगा? देखिए,
और झाल मुड़ी जो इन्होंने खाया एक इतिहास है। पिछली बार बाबुल सुप्रियो जो थे, जो आसनसोल से खड़े थे, ममता दीदी के साथ यहाँ कलकत्ता में झाल मुड़ी खाए थे, जो उन्होंने कहा कि उनको फ्री हैंड मिल गया, वो जीत गए बाबुल सुप्रियो जी, और झाल मुड़ी खा के जीत गए। तो वो जो इनका है उससे जुड़ा हुआ है, उसका कोई फायदा नहीं होगा सर। इसलिए नहीं होगा कि झाल मुड़ी लोग खा करके कि आप अपने आप को इतना महान समझते हैं कि आपसे कोई हाथ मिला लेगा तो वो हाथ बहुत दिन तक नहीं धोएगा, ये आपको लगता है, लेकिन उतनी महत्ता, उतनी विश्वसनीयता आपकी नहीं है। आप तो 25 साल पहले झाल मुड़ी ही खा रहे थे, झाल मुड़ी खा रहे। कोई ऐसा आप देवीय पुरुष नहीं है, देवी शक्ति आप में नहीं है कि आपने झाल मुड़ी खाया। एक बार मेरे पिताजी ने कहा था सर संयोग से कि निराला जी, मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा, निराला जी तो रास्ते पर भी पकौड़ी खा लेते थे। तो मैंने उनसे कहा कि निराला जी रास्ते पर पकौड़ी नहीं खाते तो कहाँ खाते? 5 सितारा होटल में जाने के लिए उनको स्थिति थी। तो 40-45 साल पहले इनकी स्थिति तो यही झाल मुड़ी खाने की थी। जब से मुख्यमंत्री बने तब से इन्होंने स्थिति बदल ली। बहरहाल देखिए, उसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजनीति उससे नहीं संचालित होती है कि आपने हमको क्या कहा नहीं कहा, लेकिन जिस तरह की आपराधिक लहजे में इन्होंने कहा है, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है, कान खोलकर सुन लें, ये लोगों को अच्छा लगा। देखिए, मैं जब गया आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले जब मैं गया तो लोगों ने मुझे पूछा कि बंगाल में और बिहार में या झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है, तो मैंने एक अंतर उनको बताया था, इस पर मैं आज भी कायम हूँ। और मैंने वो कहा था कि बिहार का मैं हूँ तो बिहार का उदाहरण देता हूँ। मैंने कहा कि बिहार का जो शरीफ आदमी भी है वो पब्लिक लाइफ में ऐसा शो करता है जैसे उससे बड़ा कोई क्रिमिनल नहीं है, उससे बड़ा कोई क्रिमिनल इस प्रकार का शो ऑफ करता है कि मैं तुम मुझे पहचानते नहीं जी। पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा क्रिमिनल है, उसको भी अगर आपसे सीधे कोई हितों का टकराव नहीं है तो आपको एहसास नहीं होने देगा कि वह क्रिमिनल है। वो भद्रता उसका आवरण है। इन्होंने भद्रता के आवरण को उतार फेंका, इस तरह की बातें कही। अब मछली खाने से क्या होगा? आप मछली खाते हैं तो आप इधर से भी गए उधर से भी गए, मछली खाते हैं, उससे क्या होगा आपका? और इससे लोग आपको वोट दे देंगे। ऐसे टोटके से यहाँ पर वोट नहीं पड़ता है, और ये गलतफहमी में है इन चीजों का। ये वो क्षेत्र नहीं, ये जानते नहीं है। ये इसके बारे में ये लोग इतना ही जानते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा उतना ही ये लोग जानते हैं कि विवेकानंद ने कहा था कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। इतना ही ये बंगाल के बारे में जानते हैं, और इस जानकारी के आधार पर ये बंगाल में अपना राजनीतिक अभियान सफल नहीं कर सकते हैं। रही बात फोर्स की, रही बात तिकड़मों की, तो वो अगर करेंगे तो मैं फिर आखिरी बात आपसे ये कहूँ कि पहले भी मैंने कहा है शायद अपने चैनल पर भी, ये जो जलडमरू मध्य है वो सिर्फ ईरान में नहीं है, जलडमरू मध्य ताइवान में भी है, चिकन नेक ताइवान में भी है जहाँ जापान सक्रिय हो रहा है। हाँ, चिकन नेक सिलीगुड़ी में भी है जहाँ चीजें बदल रही है। अगर पश्चिम बंगाल को येन केन प्रकारेण जीतने की कोशिश करेंगे तो बंगाल को खो देंगे। मैं अब इसका संकेत कोई कुछ जो भी पढ़ना हो पढ़े। चारों के चारों चिकन नेक के विधायक इनके ही हैं, और वहाँ क्या खिचड़ी पक रही है और क्या खिचड़ी पकेगी ये अलग मुद्दा है। लेकिन मैं फिर कहूँ कि गुड सेंस प्रिवेल करेगा, केंद्रीय सत्ता की तरफ से, शक्ति की तरफ से ऐसा नहीं किया जाएगा कि उनको लगे कि आप चाहेंगे अंग्रेज जो काम नहीं कर सके वो काम अगर आप करना चाहते हैं तो आप गलतफहमी में हैं। लोग लड़ना भी जानते हैं, और देखिए कि क्या होता है। लेकिन बहुत जटिल और स्वाभाविक परिस्थिति है। ये स्वाभाविक संसदीय प्रक्रिया की पद्धति नहीं है, ये चुनाव पद्धति नहीं है। चुनाव तो इसलिए हुए थे ना कि हथियार नहीं हो, हिंसा नहीं हो। पश्चिम बंगाल में हिंसा होती है क्योंकि प्रतिरोध होता है, उसका अपना एक ऐतिहासिक कारण है। कभी जरूरत चलिए इस पे बात और करेंगे, बिल्कुल और बात करेंगे इस पे, क्योंकि अभी बहुत समय है, कल चुनाव है और कल सुबह 8:30 बजे से हम लगातार चुनाव की गतिविधियां आप तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा 29 तारीख को भी चुनाव है, फिर 4 तारीख को रिजल्ट आने हैं 5 राज्यों के, तो रिजल्ट भी और उससे पहले तमाम गतिविधियां आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं। अमलेंदु जी, जरा क्लोजिंग कमेंट, समय खत्म हो चुका है, लेकिन बंगाल चुनाव की हम बात कर रहे हैं। बंगाल चुनाव को किस दिशा में आप जाते हुए देख रहे हैं? देखिए राजीव जी, बड़ी संकट ये होता है कि हम लोग जब विश्लेषण करते हैं तो हम लोग विश्लेषण करते हैं जनता के मूड को लेकर। जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है,
और राजीव जी, जब नतीजे आते हैं तो वो आते हैं चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसके अनुसार। तो बड़ा संकट हो जाता है कि हम लोग विश्लेषण करते हैं जनता का मूड भाप कर, और चुनाव आयोग के नतीजे कुछ और होते हैं, क्योंकि वो चुनाव आयोग तैयार करता है। तो इसलिए बड़ा विश्लेषण हम लोगों का गड़बड़ा जाता है चुनाव के बाद। फिर लोग कहते हैं कि आपका विश्लेषण तो गड़बड़ा गया। अरे गड़बड़ा तो जाएगा ही भाई विश्लेषण हमारा। हम तो कह रहे हैं जनता क्या सोच रही है और चुनाव आयोग क्या कर रहा है वो हमें थोड़ी मालूम है। वो तो चुनाव आयोग को ही मालूम है क्या कर रहा है, या मोदी जी को मालूम है क्या कर रहा है। लेकिन राजीव जी, वो तो अच्छी बात ये है कि ममता बनर्जी ने एक मछली खाने को लेकर कहा, अगर जूते खाने को कह देती ममता बनर्जी की जूते ये जो है वो खाने से रोक देंगे, तो ये तमाम बंधु जो है जाके राजीव वहां जूते खाने लग जाते। अभी तो मछली खा रहे हैं। तो ये बड़े अजब किस्म के लोग हैं। ममता बनर्जी ने कुछ कह दिया तो आपको जाके क्या जरूरत है मछली खाने की। और अगर मछली खाने से ही सारा काम होना है तो मोदी जी जाकर खाएं, तब जाके कुछ काम बनेगा। अब अनुराग ठाकुर अगर जाके खा लेंगे तो अनुराग ठाकुर जाने क्या क्या काम करते रहते हैं, तो वो क्या सब मोदी जी करते हैं क्या? अनुराग ठाकुर तो नारे भी बहुत से लगाते हैं, तो मोदी जी तो वैसे नारे नहीं लगाते। तो अनुराग ठाकुर के मछली खा लेने से बंगाली मानुष जो है वो एक हिमाचली के जाके कहने से कि वो मछली खा रहा, बंगाली मानुष आपको कब दे देगा? तो भाई ये राजीव जी मुगालता तो ऐसा तो बीजेपी के लोग ही पाल सकते हैं, बाकी कोई सभ्य पुरुष तो नहीं पाल सकता, जिसको भी थोड़ी सी राजनीति समझ वो नहीं पाल सकता। और दूसरा बात राजीव जी जो कह रहे थे प्रफुल्ल जी, भद्र लोग राजीव जी इसीलिए कहा जाता है बंगाल को कि राजीव जी वहाँ का अगर छोटा सा बच्चा भी है तो उसको शुरू से ही सिखाया जाता है कि आपको कुछ सांस्कृतिक चीज़ें भी सीखनी है, आपको संगीत भी सीखेगा, थोड़ा सा कला भी सीखेगा। मतलब थोड़ा सा भी अगर पढ़ा लिखा है या नहीं भी है तब भी उसके अंदर कुछ ना कुछ कलात्मक चीज़ें होंगी। ये बंगाल की एक अपनी संस्कृति है। अब राजीव जी ये गुजरात से गए हुए लोग जो जाके सिर्फ दीदी और दीदी और कान खोलकर सुन लो इस तरह की बातें करते हैं, तो ये अभद्र लोग राजीव जी भद्र लोग को जो है वो अभद्र लोग बनाने पर तुले हुए हैं। अब देखना ये राजीव जी कि जिनके भी वोट बच गए हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी और चुनाव आयोग की कारस्तानी, इससे के बाद भी जिनके वोट बच गए हैं वो अभद्र लोग को स्वीकार करते हैं या भद्र लोग को स्वीकार करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा राजीव जी। बिल्कुल आने वाला समय बताएगा, इस पे हम लोग बहुत चर्चा करेंगे। और बिल्कुल सही कह रहे थे अमलेंदु जी की हम लोग ग्राउंड पे जो कुछ देखते हैं, जनता का मूड क्या है वो बताने की कोशिश करते हैं, और लेकिन वहाँ ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मूड क्या है वो रिजल्ट आता है। देखते हैं इस बार क्या होता है। बहुत बड़ी चुनौती है इलेक्शन कमीशन के सामने भी, और बड़ी चुनौतियां जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने भी हैं। दोनों आपस में लड़ रही हैं, किसकी जीत होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 4 तारीख बताएगा, 4 मई को। लेकिन उससे पहले घमासान जारी है उधर बंगाल में, और घमासान जारी है उधर ईरान और अमेरिका के बीच भी शांति वार्ता के लिए घमासान जारी है वहाँ। देखते हैं कहाँ किसकी जीत होती है, लेकिन घमासान दोनों तरफ है। बहुत बहुत शुक्रिया अमलेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। साथ में जुड़े थे 2 साथी और, एक सीधे ईरान से और जॉन आबिदी साहब, और इधर प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कंवर लाल बुधाना साहब गुड नाइट आपको, AK साहब आपको भी गुड नाइट, और असलम चिश्ती जी गुड नाइट, असलम भाई आपको भी, और साथ में अशोक कटियार साहब आपको भी गुड नाइट, पूजा यादव जी गुड नाइट आपको भी। तमाम साथियों इस चर्चा को, फजल अली साहब, इस चर्चा को अब यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। कल शाम 7 बजे फिर मुलाकात होगी, लेकिन सुबह 8:30